सभी को एक बार फिर से नमस्कार। नमस्कार। मैं सुखविंदर कौर कामधेनु गोधाम एवं आरोग्य संस्थान के इस जीवंत प्रसारण के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। माननीय श्री एसपी गुप्ता जी, डॉक्टर DK सदारिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी अभिनंदन। गोपाल सुतारिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं गुजरात से, बहुत बहुत स्वागत है। शशि जी हमारे साथ जुड़ गई हैं एंड फाल्गुन पटेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी प्रक्रिया में हैं। आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा गव्य है, उसके नाम से तो सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं, परंतु अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें जो हमने स्वदेशी गाय के दूध की बात करी है, तो हमारे विषय के साथ एक A2 मिल्क नाम का शब्द जुड़ा है। A2 दूध, जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने जाना और सुना होगा। दूध से समृद्धि कैसे जुड़ा हुआ है, ये भी चिर परिचित विषय है। दूध तो समृद्धि के साथ जुड़ा ही हुआ है, परंतु हमारी जो स्वदेशी गाय है उसका मिल्क अर्थात A2 मिल्क किस प्रकार हमें समृद्धि की ओर ले जा सकता है, ये इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ आज विभिन्न वक्ता जुड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ कर्मा ब्रदर्स के नाम से भी अभी एक अतिथि जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। आज के जो हमारे मुख्य वक्ता है माननीय डॉक्टर SP गुप्ता जी, वैसे तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जितने भी नए मेहमान हैं उनके लिए मैं उनका एक संक्षिप्त में परिचय दे देती हूँ कि माननीय SP गुप्ता जी एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। वो पूर्व अध्यक्ष हैं भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के, वो पूर्व महानिदेशक हैं IPA के, और इन्हीं के मार्गदर्शन में गुरुग्राम में, जो हरियाणा में गुरुग्राम है, उसमें सेक्टर 13 से लेकर आगे जितने भी सेक्टर हैं, उनके जो भी ये डेवलपमेंट हुई है उसमें इनका मार्गदर्शन के तहत ही हुई है। इनको हम गुरुग्राम के आर्किटेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अभी मैं, क्योंकि वक्ता बहुत हैं, तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा विषय के साथ जोड़ती हूँ कि स्वदेशी गाय का दूध A2 मिल्क, स्वास्थ्य एवं समृद्धि का पर्याय। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विषय पर जानकारी देने के लिए। माननीय डॉक्टर SP गुप्ता जी, अभिनंदन। हाँ जी सर। सभी गो भक्तों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। सबसे पहले मैं जो आज के हमारे यहाँ पर वक्ता हैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसमें डॉक्टर DK सदाना जी, जो एक सारे देश में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने A2 मिल्क ICMR में होने के कारण करनाल में जो इंस्टीट्यूट था उसमें इन्होंने सबसे पहले, मैं समझता हूँ, अनुसंधान किया था इसके ऊपर और बताया था कि भाई A2 मिल्क में क्या, A1 और A2 मिल्क में क्या अंतर है। तो आज उनको सुनेंगे, मेनली उनका आज इसके ऊपर हम उनका विचार सुनेंगे। साथ ही हमारे डॉक्टर श्री गोपाल सुत्रिया जी, जो संस्थापक हैं बंसीगिर गौशाला अहमदाबाद, इनको भी लगभग सभी लोग भारतवर्ष में जानते हैं। मैं इनके गोधाम में होके आया हूँ। वहां पर भारतवर्ष में इसको प्रथम पुरस्कार दिया गया था
इतना अच्छा ढंग से कार्य किया हुआ है इन्होंने, ये बधाई के पात्र हैं। इन्होंने एक नई दिशा दी है स्वदेशी गोवंश को पालकर और उनका अनुसंधान करके बहुत अच्छा इन्होंने प्रयास किया है और आगे भी वो उसका लोग फायदा उठाएंगे। इनके बारे में मैं एक ही बात कहूंगा, इन्होंने अपना सारा जीवन गो सेवा में लगा दिया है और इन्होंने अपना बिजनेस, इतना अच्छा बिजनेस था जैसे मुझे बताया गया, वहां छोड़कर इन्होंने ये कार्य किया। और जो लोग आज अपना व्यापार करना चाहते हैं वो भी सीख सकते हैं, इनसे अनुसंधान करना चाहते हैं वो भी सीख सकते हैं। तो इसलिए आज ये आए, मैं उनका अपने कामधेनु गोधाम की ओर से अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। इसके साथ दूसरे मेहमान जो हैं वो जुड़ने वाले हैं, डॉक्टर सुनील मानसिंह जी आएंगे, उनके बारे में आप सभी परिचित हैं, उनका टेलीफोन आ रहा था, शायद वो कुछ लेट आए। और डॉक्टर वैद्य जो अपने पटेल जी हैं वो भी जुड़ने वाले हैं। तो उनके आने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बोलना चाहूंगा, दूध के ऊपर। देखिए, जैसे आपको बताया गया है, हमारा जो आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर की ओर बढ़े, इसमें जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभियान चलाया है, उस कड़ी में हमने ये श्रृंखला एक शुरू की हुई है। और हमारा मानना है और बहुत से लोगों का मानना है कि जो भारतवर्ष नंबर 1 शक्ति होती थी, विश्व की आत्मा जिनको मानते थे, जगत गुरु मानते थे, सोने की चिड़िया कहलाती थी, उसका केवल एक ही कारण था कि हमारा जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधार थी और कृषि का आधार गोवंश था। लेकिन उसमें एक परिवर्तन हुआ, बड़ा आमूल परिवर्तन। क्या हुआ? वो हमारा आर्थिक जो आधार तो अर्थव्यवस्था का कृषि ही है, लेकिन उसका गोवंश ना होकर अब रसायन बन चुका है। इसलिए आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो निम्न स्तर की है। तो इसलिए उसमें हम प्रयास करते हैं। हमारा मानना एक ये भी है, केवल गोवंश, स्वदेशी गोवंश, और जो ये डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर स्वदेशी गोवंश के बारे में हम चर्चा करते हैं। केवल स्वदेशी गोवंश ही हमें वही स्थिति पर पहुंचा सकता है। इसमें कोई, हमने जैसे पहले कड़ी में लिया था, तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। गोवंश को अगर हम उसको उसी प्रकार से हम पालन पोषण करें, समर्थन करें, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था वही हो जाएगी। और फिर गोवंश में भी उसके जो गव्य हैं, 5 गव्य हैं, वैसे तो 2 सबगव्य भी हैं उनके, लेकिन 5 मुख्य जो गव्य हैं उस पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले। गोबर पे, गोमूत्र पे काफी चर्चा हो चुकी है और उसके बाद भी हम करेंगे जैसे समय मिलेगा। आज की कड़ी में हमने गोदूध को लिया है, गोदूध। अब देखिए, गोबर और गोमूत्र के बारे में इतना लोगों को ज्ञान नहीं है। जनरली अगर थोड़ा बहुत ज्ञान है तो वो दूध के बारे में ही है। लेकिन सबसे हैरानगी वाली बात है, दूध के बारे में मेरा मानना उनको ज्ञान ही नहीं है। अगर ज्ञान हो जाए तो फिर ये इतनी बीमारियां ना फैले यहाँ पर हमारे देश में। जो आज हालत है, कभी जब हम गाय का दूध पीते थे कभी बीमारी का नाम नहीं सुना था, कोई बीमारी होती नहीं थी। तो इसमें निस्संदेह जो है ना, हमारा गोवंश जो है उसका दूसरे जो है गौओं ने, काउज ने स्थान ले लिया है। वो आज जहां कहाँ हमारी इतनी ब्रीड, मतलब जो स्वतंत्र भारत था जब, उस समय 56 से 60 तक ब्रीड्स थी हमारी। आज कितनी रह गई हैं? 32, 34। उसमें भी 8-10 ही हैं जो मेन तो है, बाकी तो लगभग खत्म सी है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि हम खुद भी भूल चुके हैं और जैसा चेंज आया है, इसका मुख्य कारण क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज। पहले तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें किया था, आज सारी जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है उन्होंने वर्चुअली आज हमें गुलाम बना दिया है। असली गुलाम तो अब है, स्वतंत्र कहाँ है हम?
देखिए हर व्यक्ति तो नौकरी के पीछे भाग रहा है। पियोन की, सेवादार की नौकरी के लिए पीएचडी मतलब मास्टर डिग्री होल्डर जा रहे हैं। कितनी दुर्दशा है। तो ये दर्शाता भी हम कहाँ जा रहे हैं। असली गुलामी तो अब आई है। तो मैं मुख्य मेरा जो आज का है दूध जो है, दूध देखिए ऐसा है, एक बार आपने शायद सुना हो जब यक्ष और युधिष्ठिर जी का जो संवाद हो रहा था, जब पानी लेने गए थे तालाब में, तो उसमें एक प्रश्न ये किया था यक्ष ने, कौन से पशु का दूध सबसे उत्तम है? तो युधिष्ठिर ने कहा जी बकरी का दूध सबसे उत्तम है। तो यक्ष ने कहा भी लोग तो गाय का भी कहते हैं। तो कहते गाय का दूध तो अमृत है, वो दूध की श्रेणी में नहीं आता। यानी इतनी पूज्य गाय थी हमारी, वो तो अमृत है। तो ये तो एक कंप्लीट आहार है, हमारा भोजन है। व्यक्ति अगर केवल दूध ही ले ले उससे उसका काम चल जाता है। कंप्लीट फूड है दूध हमारा। लेकिन ये दूध तभी है जब हम अपनी स्वदेशी गाय का ले। अब उसमें क्या है, देखिए आप, ये जो कंसेप्ट है ना, ये A1 और A2 जो कंसेप्ट है, ये बड़ी रिसेंट है, ये कोई पुरानी नहीं है, जानकारी नहीं थी। डॉक्टर सदाना साहब है, इन्होंने रिसर्च किया। पहले सबसे पहले मैं बताऊं आपको, न्यूजीलैंड के एक साइंटिस्ट थे 2011 में, डॉक्टर कीथ वुडफोर्ड। मुझे सदाना साहब कनेक्ट कर देंगे अगर कोई थोड़ा उसमें हो, क्योंकि इनको इस बारे में बड़ी जानकारी है। तो उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया, तो लोगों को आश्चर्य हुआ। भाई देखिए वहां पर जब देखा इतनी डायबिटीज A1 टाइप A1 हो गया लोगों को, तो रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये पाया भाई, तो ये इसमें होता है, A2 मिल्क किसमें होता है? तो उन्होंने कहा भाई केवल स्वदेशी इंडियन गाय में होता है। तो तब इसकी चर्चा हुई। लोगों ने शुरू में बिलीव ही नहीं किया। फिर हम जब मैं IAS में था तो हमें तो पता ही नहीं था कुछ उस समय। मैं NDRI में भी गया, गौशाला जो खोलने के बाद डॉक्टर श्रीवास्तव जी और दूसरे लोग थे, उनको भी इतना ज्यादा मतलब इसके बारे में इतना वो नहीं थी, सोच नहीं थी। लेकिन मुझे सबसे पहले जब इसके बारे में पता लगा तो भारत में, मैं जैसे डॉक्टर सदाना को बता रहा हूँ, इन्होंने सबसे पहले करनाल में रहे हैं, ये वो NDRI के साथ ही इनका ऑफिस है, इन्होंने भी इस पर बड़ी गहरी रिसर्च की और देखने में पाया भी जो अब लोगों में थोड़ी जानकारी आई है, A1 A2 ये क्या है भाई, इनमें फर्क। देखिए वैसे तो मैं मोटा मोटा बताता हूँ, बाकी तो डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करेंगे आपको। इसमें केवल इतना ही है, जो हमारी स्वदेशी गाय है उसके ऊपर जो हम कुकुब बोलते हैं आप, उसमें सूर्यकेती नाड़ु होती है जो, उसके कारण उसका रंग, दूध का रंग पीला भी होता है और उसमें वो गुण आते हैं A2 मिल्क के। और असली इसमें जो फर्क है वो क्या है, मैं मोटा तौर पे, जो इसमें हमारे जो DNA है इसका दूध का, उसमें 66 पर जो अमाइनो एसिड्स है उसके साथ इंडियन गाय में प्रोलीन होता है, वो इसके साथ जुड़ा रहता है। जुड़ा रहने के कारण उसमें कोई विघटन नहीं होता, तो वो दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। लेकिन जो हमारी जो होल्स्टीन है, जर्सी है, ये फ्रीजियन गाय है, इनका दूध जो 67 पे जाकर वहां पर उसकी बजाय हिलिस्टीन, डॉक्टर साहब यही है ना, वो होता है जिससे जो है उसके कण जो है वो 7 पार्ट्स में प्रोटीन में बनके BCM7 बन जाता है। BCM बीटा कैसियोमोर्फिन, ये अफीम का जो परिवार है उससे जुड़ा है। ये बड़े शक्तिशाली ऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारे को बड़ा नुकसान करते हैं। और क्या है इसका, मुख्य रूप से 3 बड़े जबरदस्त इसके वो हैं। एक तो ये मानसिक बीमारी, दूसरी दिल की बीमारी और गैस्ट्रिक डाइजेशन की बीमारी। ये इस तरह की बीमारियां फैलती हैं। मुझे भी कैसे आभास हुआ, जो हमारे आज जितने भी ये
डॉक्टर्स हैं हमारे, जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं, उनको वो बच्चों को शुरू से ही गाय के दूध के लिए मना कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पढ़ाया ही जाता है, क्योंकि उन्होंने जो रिसर्च किया है उन्होंने कभी पता ही नहीं था ये, वो तो काउज जो बाहर की जितनी नस्ल है उनके पर रिसर्च उसके बेस पर पढ़ाया जाता है। उनको कहते हैं बच्चों को दूध मत दो। लेकिन आपको पता है 1 से 3 साल के में तो जितने बच्चे हैं उसमें ब्लड बैरियर जो है, ब्लड ब्रेन बैरियर 3B वो बनते नहीं, और उसके कारण जब अगर स्वदेशी गाय का होगा तो उसकी जो है हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी उससे। अगर BCM 7 हुआ तो हमारी तो इम्यूनिटी बढ़ ही नहीं पाएगी, बच्चे का मानसिक विकास नहीं होगा, उसको मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है। सो सबसे पहले सबसे ज्यादा है तो टाइप 1 डायबिटीज वो हो। ये टाइप 1 डायबिटीज का भी जो है पता अभी तभी लगा जब इसके बारे में रिसर्च। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई देखिए, लोगों में ये जानकारी जरूरी है। जो आज सबसे बड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम डायबिटीज जितने लोगों दुनिया में, और बच्चों को अगर हो जाए उसका तो इलाज ही नहीं है। 1 से 5 साल तक के बच्चों को टाइप 1 होती है, केवल इसी वजह से होती है। सबसे बड़ा डिफरेंस A1 और A2 का यही है। तो इसलिए हमें, आप सब वो भक्त जुड़े हैं, जैसे गोपाल जी हैं, इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। अहमदाबाद में 700 गाय का 700 लीटर दूध जाता है इनका, जो उस समय मुझे नहीं पता, उस समय इतना था, शायद बढ़ गया हो। यानी कितनी बड़ी सेवा करते हैं। और ये सारा A2 मिल्क है, और साथ में अमूल की और दूसरी डायरीज हैं, लेकिन ये कोई भी दूध ठीक नहीं है, मेरा मानना ये है। तो इसलिए अगर बीमारियों से बचना है तो आप इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस लाए। अभी गुजरात हाई कोर्ट ने पीछे ऑर्डर किए थे भाई, आप जब भी दूध बेचें उसके आप पैकेट पे जैसे सिगरेट्स के लिए लिखते हैं ना, इट्स हार्मफुल टू हेल्थ, ऐसे ही आप लिखिए। लेकिन वो किसी कारणवश हो नहीं पाया। लेकिन इसके बारे में जानकारी लाना जरूरी है। और जैसे गोबर के बारे में कहा ना, मोर वैल्यूएबल देन कोहिनूर डायमंड, इसी तरह जो दूध है ये अमृत था असली। और लोग इसकी कंपैरिजन जब दूध की करते हैं तो भैंस के दूध से, जर्सी के दूध से कंपैरिजन कर लेते हैं, और कोई लेना नहीं चाहता। और जो मार्केट में जो कंसेप्ट बना हुआ वो कहते हैं भाई गाय का है। गाय के नाम पर ये मार्केटिंग बड़ा गलत दुष्प्रचार होता है, और फिर ये बीमारियां फैलती हैं। तो इसके बारे में जानकारी दिलानी है, और इस कम से कम बच्चों को ये जरूर आप दूध केवल अगर है तो स्वदेशी गाय का दें, दूसरी गाय का दूध मत दें, मेरा मानना ये है। क्योंकि उससे फिर वो प्रॉब्लम्स आएंगी। डायबिटीज अगर टाइप 1 हो जाता है तो बच्चे के लिए बड़ा नुकसान करता है। तो इसी तरह दूसरे गुण इतने हैं हमारे, देखिए जैसे 101 पदार्थ होते हैं इसके अंदर, दूध के अंदर, इसमें सारे अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन 2 एक ऐसे हैं, विटामिन डी सूर्य केतु नाड़ी के कारण, और ये विटामिन B12 ये बड़ी रेयर मिलती है, और ये सब गाय माता में के दूध में होती है। इसी तरह इसमें जो है कैरोटीन बड़ा रेयर मिलता है। वैसे तो भैंस के दूध में होता है, लेकिन गाय के दूध में होता है। वो अगर मक्खन बनाएंगे आप भैंस के दूध में तो कैरोटीन उसमें चला जाता है घी के अंदर, लेकिन इसमें दूध में भी रहता है। ये जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कैरोटीन। यानी इतने गुण है अनेकों इसमें, जो है आप इसको दूध को इसकी लोगों में जानकारी लाना जरूरी है, और उसी तरह से हमने खान पान को ऐसे ही करना। और अनेकों बीमारियां बताएंगे दूसरे मेरे साथी, अनेकों बीमारियां ठीक होती हैं। देखो मलेरिया जैसी, फिर दूसरी जो ऐसी बीमारियां जिनको संतान प्राप्ति करनी हो उनके लिए भी इलाज है। अच्छा, इसकी दूध की टकोर हमारे गोधाम में हम बताते हैं लोगों को, शशि जब आएंगे तो शायद वो इसके बारे में
बताएंगे। ऐसे ही अनेकों इलाज भी होते हैं इसमें। अच्छा, फिर गाय के रंग के आधार पे दूध की वैल्यू बनती है, उसके एज के हिसाब से कितनी बार वो उसने कितनी बार उसने जन्म दिया बच्चे को, उसके एंगल से हर एक गाय के, काली गाय का सबसे श्रेष्ठ, फिर पीली गाय का, यानी दूध की श्रेणी भी अलग अलग से बन जाती है। लेकिन सारे गाय जो इंडियन गाय है वो त्रिदोषक नाशक है, हर तरह से वो सुपाच्य है, सारी गुणवत्ता उसमें आ जाती है। जब एक सुपाच्य हो जाती है चीज तो सबका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाता है, स्वस्थ बनता है, इतने गुण हैं उसमें अनेकों को। तो इसलिए दूध को हमें जब भी लें, जैसा कोशिश हो सके तो गाय का दूध को ही लें। और दूसरा मैं इसमें कहूंगा, इसलिए मैं बार बार करता हूँ, गाय का दूध क्यों नहीं मिलता, उसके लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है आज वो गाय के संवर्धन की है। जैसे गोपाल जी कर रहे हैं अपने अहमदाबाद में, यानी संवर्धन के लिए क्या जरूरी है, एक अच्छे सांड का होना, उसकी माँ कितना दूध देती थी, उसका नानी कितना दूध देती थी। जब तक हम पूरी हिस्ट्री रखेंगे, अच्छे सांड नहीं रखेंगे तो आज दूध नहीं बढ़ा सकते गाय का। फिर खाने पीने का जो सिस्टम है वो भी ठीक करना पड़ेगा हमें। इस प्रकार अगर दूध का अगर बढ़ जाए तो फिर घर घर में गाय हो सकती है जैसे पहले होती थी, और पहले हमारी समृद्धि का प्रतीक भी गाय ही होती थी। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, भाई गाय को पालिए आप, घर में अपनाइए। तो इसलिए हमने नारा दिया आत्मनिर्भर भारत तभी हम बना पाएंगे। भाई घर घर में गाय रखिए आप, अगर गाय नहीं रखे, जो नहीं रख सकते, कम से कम एक गाय, एक परिवार एक गाय अपनाए। फिर देखिए आप कैसे हम कैसे आत्मनिर्भर भारत बना पाए, कैसे हम समृद्धि की ओर जाएंगे। यानी ये प्राय है हमारी समृद्धि का भी हो, स्वास्थ्य का भी। जैसे मैंने कहा स्वास्थ्य, आज करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हम स्वास्थ्य के ऊपर हमारे हेल्थ में खर्च हो रहे हैं। डायबिटीज हो, मानसिक बीमारी हो, डाइजेस्टिव की इतनी बीमारियां हैं जो ये हमारे नजदीक ना आए अगर हम हमारा खान पान विशेष तौर से जो दुग्ध है आज अगर हम स्वदेशी गाय का। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि दूसरे श्रीमान सिंह जी, आदरणीय श्रीमान सिंह भी जुड़ चुके हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। उनका बड़ा अनुभव है देवला पार गौशाला। जैसे मैंने पिछली बार जब इन्होंने गौमूत्र के ऊपर गोवर्ग के बारे में बताया, तो इसी प्रकार वहां पर दूध के भी बहुत से इन्होंने जो है रिसर्च वर्क किया है। मैंने तो अपना ये जो देखिए ना, ये आप लोगों को बताऊं, बहुत कुछ ये बुक हमने एक प्रयास किया है, पंचगव्य है, अनमोल रतन, ये इसमें देवला पार गौशाला में जो इन्होंने रिसर्च किया है उनके पॉइंट्स में हमने इसमें ऐड किया है, जहां से भी मिल सकते थे। तो ये अभी बुक्स को मार्केट में अभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं इसको, तो इससे भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो यानी इतना अनुभव है वहाँ, इनका इतना एक्सपीरियंस देवला पार में, इतना देश सेवा कर रहे हैं गोवंश के माध्यम से। तो वो भी आदरणीय श्री मानसिंह जी जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ मैं आगे सुखविंदर जी से निवेदन करूंगा कि भाई वो अगले वक्ता को जय हिंद, जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर एसपी गुप्ता जी। संवर्धन के अभाव में गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, आपने ये बहुत ही अच्छी बात बताई है। और मैंने पढ़ा था कि दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है और मदिरा की दुकान पर लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। शायद इसका कारण यही है जो अभी हमारे माननीय एसपी गुप्ता जी ने बताया कि दूध के बारे में लोग जानते तो हैं लेकिन उसे पहचानते नहीं हैं। अभी हमारे साथ जो नए मेहमान जुड़े हैं उनका एक बार फिर से स्वागत। और इसके साथ ही हमारे अतिथि वक्ताओं में आज हमारे साथ हैं माननीय डॉक्टर डीके सदाना जी, जो सचिव हैं इंडिजिनस लाइफ स्टॉक सोसाइटी इंडिया के और रिटायर्ड ICAR साइंटिस्ट हैं करनाल से। और ये इनका जो A2 मिल्क है उसके ऊपर इनका रिसर्च में बहुत बड़ा योगदान है और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज ये हमारे साथ हैं। और मुझे लगता है ये PPT के साथ भी शायद हमें कुछ जानकारी देने वाले हैं। डॉक्टर सदाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 10 मिनट के लिए डॉक्टर सदाना जी आपको बहुमूल्य जानकारी।
नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं बहुत खुश हूँ गुप्ता साहब, सुनील मानसिंगका जी, सूत्रिया जी, फाल्गुनी जी के साथ यहाँ बैठ के आपसे बातचीत हो रही है। असल में कुछ मुद्दे गुप्ता साहब ने सामने लेके आए। लोगों के मन में कभी कभार कुछ कुछ प्रश्न जो होते हैं, मेरी कोशिश रहेगी A2 के बारे में जो प्रश्न है उनको मैं एक एक करके लूँ। असल में मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन जो बनाई हुई है, मुझे लगता है मुझे लगभग 15 मिनट का टाइम लगेगा। मैं वहाँ पे मैं प्रेजेंट करूँगा। भाई और बहनों, धन्यवाद। गाय, भारत की अपनी देसी गाय के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। ये तो हमारे सामने आ ही चुका है, हम सभी जानते हैं। और मुद्दा अगर सिर्फ A2 का है और इसके साथ में और भी इतनी सारी बातें हैं देसी गाय की। A2 होना दूध का एक क्वालिटी है, लेकिन अगर हम देखें तो दूध की 6 और क्वालिटीज, चाहे वो CLA है, चाहे वो उसमें सोने के अंश हैं, ये चीजें भी आगे चल के हमें सजग इसलिए कर देती हैं कि भाई ये तो सच में अमृत है। गोबर अपने आप में, गौ में बसते लक्ष्मी, और हम सभी अच्छी तरह से अब जागरूक हैं इस बारे में। और गोमूत्र जिसके तो अब सुनील मानसिंगका जी हमारे बीच में है, 5 पेटेंट्स भी हमारे अपने बने हुए हैं, जिसमें एक एक पेटेंट को देखें तो आप हैरान हो जाते हैं, अरे ये पेटेंट भी है, अरे ये भी हो सकता है, कैसे ग्रोथ उसमें प्रोमोट हो जाती है। ये सब चीजें तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन हम रुकेंगे सिर्फ अपने मुद्दे तक, और उसके लिए मैं अपनी एक प्रेजेंटेशन लेके आऊंगा। मेरी प्रेजेंटेशन में ये बात क्लियर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है मेरी प्रेजेंटेशन अब दिख रही है सभी को। A2 दूध, भाई सीधे से प्रश्न तो यही हैं जो आम लोग, आप लोग जागरूक हैं यहाँ जो मेरे महानुभाव बैठे हुए हैं, लेकिन जनरली लोगों में यही प्रश्न आते हैं, भाई क्या होता है A2। इसका एक हम थोड़ी सी बात करेंगे, वैज्ञानिक आधार पे क्या है ये, उस चीज को पकड़ेंगे। लेकिन क्यों ये जरूरी है, इसका भी उत्तर हमें चाहिए, और फिर कहाँ से ये आना चाहिए। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसको चलाने की करता हूं जी। दूध में तो होता तो सब कुछ है। दूध में प्रोटीन है, दूध में वसा है, फैट जिसे कह देते हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, मिनरल्स हैं, और विटामिन्स हैं। जो प्रोटीन है, असल में दूध के A1 A2 होने का कारण प्रोटीन में छुपा हुआ है। चलिए हम देखते हैं प्रोटीन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो हम सभी जानते हैं कि जैसे ईंटों से दीवार बनती है, इसी तरह प्रोटीन भी छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई है, छोटे छोटे मोलिक्यूल से बनी हुई है। गुप्ता जी ने बता दिया वो एमिनो एसिड होते हैं। वंडरफुल, आई एम वेरी हैप्पी दैट वी ऑल नो दैट वेल अबाउट ऑल दिस। वो एमिनो एसिड्स होते हैं जिनको बेसिस भी कह देते हैं। प्रोटीन का एक दूसरा नाम है, उसे केजीन भी कह देते हैं, और ये भी कई किस्म की होती है, जैसे अल्फा कैजीन, बीटा कैजीन, कैपा कैजीन। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ के प्रोटीन बना रहे हैं, यानी कि केजीन बना रहे हैं, तो बीटा केजीन को बनाने के लिए 209 यूनिट्स इकट्ठे होते हैं तो बनता है। ये इसलिए जरूरी है हमें समझना, क्योंकि असली बात आप देखेंगे कि यहाँ छुपी हुई है। ये बीटा केजीन का स्ट्रक्चर आपके सामने होता क्या है, गुप्ता जी ने भी जरा सा इसमें इशारा दिया था। हम A1 A2 का फर्क देख रहे हैं, और ये लंबी सी चेन है वो एमिनो एसिड की, जिसमें आपके पास इससे पीछे भी है, इससे आगे भी है। तो यहाँ पे क्या है, कहानी असली यहाँ पे छुपी हुई है। अगर हमने दोनों को कंपेयर करना है, A1 और A2, तो अगर हमने यहाँ पे A2 रखी है तो हमें A1 भी चाहिए जो नीचे आ गई। A2 चेन और A1 चेन दोनों एक समान, लेकिन एक फर्क यहां पर, ये जो 67वां एमिनो एसिड है, जो A2 में ये प्रोलीन है, जबकि A1 में वो हिस्टिडीन है। गुप्ता जी ने इशारा दिया था हमें, और ये बात अब कोई वैज्ञानिक नहीं रही, अब ये आम लोगों की बात, आम लोगों की भाषा। खुशी होती है, आम लोग भी जानते हैं जी, वो 67वीं जगह पे एक फर्क है। मजा आता है लोगों से सुन के कि वो जानते हैं ये बातें। और इसको जरा सा आप जरा अच्छी तरह देख लेते हैं हम, मैंने उसी को बड़ा करके दिखाया।
होता क्या है, जब ये हिस्टिडीन यहाँ पर है, इसकी पकड़ अपने इर्द गिर्द कमजोर है, ये ध्यान देने वाली बात है। कमजोर होने से इस चेन से, ये वाली चेन A1 की है जिसमें हिस्टिडीन है, ये वाली चेन A2 की है जिसमें प्रोलीन है। हिस्टिडीन एक कमजोर कड़ी होने की वजह से अपने इर्द गिर्द कम जोर से पकड़ा हुआ है इसने, इस अमीनो एसिड ने। इस कारण से एक 7 अमीनो एसिड का एक छोटा सा टुकड़ा अलग हो जाता है। देखिए वो अलग हो रहा है, ये 7 अमीनो एसिड का टुकड़ा, गुप्ता जी ने बताया, उसे BCM7 कहते हैं, यानी कि बीटा कैसोमॉर्फिन 7। ये मॉर्फिन शब्द इसका इंपॉर्टेंट है। ये बनता और होता कैसे है, जरा सा देख लेते हैं। जब कभी हम दूध पीते हैं, अगर वो दूध A2 है, यानी कि अपनी भारत की किसी गाय से है, तो कोई चिंता की बात नहीं। अगर वो दूध किसी विदेशी गाय का है, जर्सी का है या होल्स्टीन का है या इनके क्रॉसब्रेड का है, तो वो A1 होने की वजह से, यहाँ पर हिस्टिडीन होने की वजह से ये टुकड़ा अलग जो हो जाता है। ये टुकड़ा अलग कब होता है, जब हम दूध पीते हैं तो डाइजेस्ट होता है। अब हम सभी जानते हैं, जब कुछ हम पीते हैं, खाते हैं, तो वो टुकड़े, उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हमारा शरीर, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम छोटा 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 करता है ताकि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, जज़ब हो जाए और हमें ताकत दे, हमें शक्ति दे। ये जो टूटने की बात में कमजोर कड़ी होने की वजह से ये 7 वाला जो अलग हुआ, जिसका अलग एक नाम भी रखा गया, ये बीटा कैसोमॉर्फिन 7, ये एक परेशानी वाला सबब है। ये असल में मॉर्फिन आपने देख लिया, ये अपने आप में ऑक्सीडेंट है, अपने आप में एक बीमारी करने वाला, इसको टॉक्सिन कह दें, वही हमारे लिए पर्याप्त है। तो ये आता कहाँ से है, ये हमारे पास अभी क्लियर हो जाए। क्या है फर्क, वो हमारे सामने आ गया। वो वही फर्क आया हिस्टिडीन और प्रोलीन का। और इसमें बीटा कैसोमॉर्फिन में क्यों करें ये बात, आता सिर्फ A1 से है, ये भी हमने देख लिया। कहाँ से है आता है A1, ये जर्सी से आता है या होल्स्टीन फ्रीजियन से आता है या इनके क्रॉसब्रेड जो हमारे भारत में बहुत ज्यादा हैं, इनसे आता है। इनसे ये हमारे पास हमारे भारत में असल में बहुत ज्यादा है। और ये 5 बीमारियों का जनक है। दुख की बात होती है कहते हुए, लेकिन ये 5 बीमारियां देता है। जैसे हमारे पास हार्ट डिजीज की बीमारी है, एक्सक्यूज मी, नंबर 1 हार्ट डिजीज, नंबर 2 डायबिटीज। डायबिटीज बच्चों में होने वाली, जिसे टाइप 1 डायबिटीज कह देते हैं, ये दूसरी परेशानी है। तीसरी परेशानी इसमें एक ऑटिज्म रोग होता है, जो स्नायु रोग है। ये इसी के कारण होता है, इसी A1 दूध के कारण होता है। एक और इसमें बीमारी है ब्लड प्रेशर का बन जाना, और इसके अलावा एक और सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम बीमारी हमारे सामने आ गई। डायबिटीज जो बच्चों में होती है, जिसे टाइप 1 डायबिटीज इसलिए कहा क्योंकि वो बड़ों में होने वाली टाइप 2, जब हमारी पैनक्रियाज की ग्रंथि कुछ कमजोर हुई, कुछ हमारे खान पान के कारण गड़बड़ हुई, तो वो थक जाती है, वो टाइप 2 बड़ी उम्र में 60, 65, 70, 75, 80 वगैरह में। लेकिन बच्चों में हैरानी की बात यह है, और छोटे बच्चों में होने वाली मधुमेह वो एक बहुत परेशानी का सबब। और इसमें इशेमिक हार्ट डिजीज और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस यानी कि ब्लड प्रेशर, जो कितनी ही और बीमारियां दे देता है। ऑटिज्म या शाइजोफ्रेनिया, ये भी एक बीमारी वाला है। और ये परेशानी सिर्फ इसी सिस्टम से आती हैं। तो हम क्या करें? अब असली बात, कहां से हमें मिलेगा A2 दूध? भाई और बहनों, आप फॉर्चुनेटली एक ऐसे देश में हैं जहां पर हमारे पास अपनी देसी गाय अभी भी पर्याप्त नंबर में है। पर्याप्त है, इसको बढ़ाना है, संवर्धन करना है, जरूरी है। क्योंकि कुछ नस्लें हैं जिनको हम देख रहे हैं वो कम हो रही हैं, उनको बढ़ाना है। और वो कौन सी हैं, उनको अगर देखा जाए तो हमारे प्रांत में, हर एक प्रांत में अपनी अपनी गाय की नस्ल है।
चाहे आप केरल में जाएंगे तो आपको विचूर मिल जाएगी, आपको आंध्रा में जाएंगे तो पुंगनूर मिलेगी, राजस्थान में आपके पास थरपारकर है, गुजरात में तो बहुत ही उम्दा गीर है, हमारे पास कांकरेज है, उत्तर प्रदेश में भी हमारे पास पंवार जैसी अपनी भारत की बड़ी प्यारी ही नस्लें हैं, उधर देवनी है हमारे पास नीचे महाराष्ट्र इलाका में, एक नॉर्थ ईस्ट में सीरी नाम की नस्ल भारत की अपनी। इन सभी नस्लों का, और मैं ये बताना चाहता हूं, भारत की कोई भी गाय हो, सिर्फ ये नस्लें ही नहीं, इसके अलावा और भी जो गोवंश है भारत में जो अभी तक चिन्हित नहीं हुआ, जिसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, वो भी पूरी तरह से A टू दूध ही देता है। दुनिया में भारत और अफ्रीका यही स्थान है जहां पे आपको ये अच्छी बॉस इंडिकस, ये अच्छी गाय मिलेगी जिसका दूध A2 है। और ये गीर हमने यहाँ दिखा दी, और हमारे पास जैसा आप जानते हो साहिवाल भी एक बहुत ही उम्दा गाय है। भाई और बहनों, हमने अभी अभी सिर्फ A2 की बात करी, और मुझे उम्मीद है कि इसका रीजन 67th पोजीशन पे हमारे पास 67th पोजीशन पे हमारे पास जो हिस्टिडीन और पुरलीन है, सिर्फ उसी एक फर्क के कारण, हिस्टिडीन की पकड़ कमजोर होने के कारण जो BCM7 बना। और परेशानी की वाली बात यह है, BCM7 हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारी बॉडी में एंटर करता है 4 साल की उम्र तक के बच्चों में, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम अभी तक बन रहा होता है, पूरी तरह से पक्का नहीं होता 4 साल, तब तक ये जो BCM7 है हमारी बॉडी में, बच्चे की बॉडी में एंटर करके और फिर टाइप 1 डायबिटीज और बाकी की परेशानियों की तरफ ले जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये BCM7 ऐसी परेशानी कारक चीज है जो हमारे एक यहाँ ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जो ब्लड की हर चीज ब्रेन में ना जाए, इसलिए वो कुदरत की तरफ से बना हुआ बैरियर है, ताकि हमारा दिमाग जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है वो ठीक तरह रहे। इस बैरियर को भी BCM7 क्रॉस करके जाके यहाँ पे हमारे हाइपोथैलेमस दिमाग का वो जगह है जो कंट्रोल करता है बाकी बॉडी के कामों को, वहां पे जाके असर करके हमारे यहाँ पर, इस यहाँ से नीचे जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में इंसुलिन तैयार होती है जो डायबिटीज को रोकती है, उस पेनक्रियाज की सेल को मारने का काम करता है। भाई और बहनों, सोचने वाली बात है, कमजोर करना छोटी बात होती, लेकिन BCM7 पेनक्रियाज की सेल्स को मारता है, जिस कारण से इंसुलिन नहीं बनती, बच्चों में नहीं बनती। बच्चों को फिर आप जानते हो, मेरे अपने दोस्त की बिटिया 12 साल की, उसको इंजेक्शन इंसुलिन के देने पड़ रहे हैं। कारण ढूंढे तो हमें मिलेगा, ऐसा ही कुछ मिलेगा। असल में इसके कारण कुछ तो पेस्टिसाइड्स जो खेती और अनाज की तरफ से आए, और कुछ ये बहुत बड़ा कारण जो दूध में, जो हमें विदेशी नस्ल गाय का दूध हमें ज्यादा पीना पड़ रहा है, वो सारी परेशानी और सारी बात हमारे सामने क्लियर होते ही भाई और बहनों, अगले 2-3 मिनट में हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि क्या हमने भारतीय गोवंश को सच में अच्छी तरह से आंक लिया। अब जितनी भी बातें हम करते हैं, अगर मैं ये सारा आपको दिखाऊं तो ये एक ही बात करी हमने, दूध की सिर्फ एक क्वालिटी जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम सभी जानते हैं। यही एक क्वालिटी हमारी भारत की गाय को दुनिया में सबसे ऊपर रखती है, दुनिया में। और अगर हम इस गाय का दूध दुनिया को दे सकें तो दुनिया अभी इसको लेने के लिए लालायित है कि हमें किसी तरह ये दूध, ये गाय मिल जाए। कुछ कंट्रीज, ब्राजील जैसे देश तो ले जा ही चुके हैं हमारी गाय को, और बाकी और भी कंट्रीज इसके पीछे पड़े हुए हैं। इसमें CLA है दूध में, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड, जो अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट है। अगर एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में कम है तो डॉक्टर आपको कैप्सूल देगा, कैप्सूल से मिला हुआ वो चीज आपको इतना फायदा नहीं करेगी जितना कुदरती तौर पे दूध में से मिलता है हमें CLA, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड। इसी तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड, हम सभी जानते हैं कि फैटी एसिड हमारी बॉडी के लिए कुछ मात्रा जरूरी होती है, कहते हैं बड़ा मोटा नहीं हो, वो बात मानते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में भी लगभग 30-35-37% सिर्फ फैट ही होता है। फैट हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, एक अच्छी क्वालिटी का फैट होता है, एक गलत वाला। जो अच्छे वाला है उसकी मात्रा देसी गाय के दूध में परसेंटेज वाइज ज्यादा, और एक बहुत बड़ी बात, सेरिब्रोसाइड्स हमारी देसी गाय के दूध में परसेंटेज वाइज ज्यादा।
एक गिलास इसका लीजिए, एक गिलास इसका लीजिए, तो आपको परसेंटेज वाइज बात पता लग जाएगी कि आप सेरिब्रोसाइड ज्यादा ले रहे हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा ले रहे हो, CLA ज्यादा ले रहे हो, और आपका सारा दूध A2 होने के कारण पूरा अमृत है। गोमूत्र और गोबर के बारे में मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि हमारे महानुभाव यहाँ और भी सुनील मानसिंह जी जो जिनका 25-27 वर्ष का इस मामले में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है वो बताएंगे। मैं गोमूत्र के बारे में सिर्फ ये कह देना चाहता हूँ, देखिए पंचगव्य अपने आप में बायोपेस्टिसाइड, घरों में बनाने वाली चीजें और पेटेंट्स में एक खास बात कि जो जितने केमिकल्स को हम रोकना चाहते हैं, अकेला एक गोमूत्र ही उसके लिए काफी है हमारी खेती में केमिकल्स को रोकने के लिए। और इधर से गोबर, डंग, गोबर में नंबर ऑफ बैक्टीरिया, हम लोग हैरान हुए थे जब हमने ये देखा कि इसमें कितने बैक्टीरिया हैं। आप हैरान होंगे जब हमें पता लगा कि 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 300 करोड़ बैक्टीरिया। आपको विश्वास नहीं होता, मुझे भी पहली बार विश्वास नहीं हुआ। 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 300 करोड़, 3000 मिलियन रिकॉर्ड में आ गया, यानी कि 300 करोड़। अजीब बात, इतने ज्यादा। अब ये करते क्या है, असल में जमीन मिट्टी में पौधे के लिए हर चीज पड़ी होती है मिट्टी में, उसको बदलने का काम करने वाले ये जीवाणु ही हैं जो डंग में, गोबर में होते हैं। ज्यादा है मीन्स मिट्टी से उन चीजों को ज्यादा आसानी से दे के खेती हमारी ज्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि उन बैक्टीरिया ने काम किया। देसी गाय के गोबर में अगर 3000 मिलियन है, यानी कि 300 करोड़ है, तो जो विदेशी नस्ल की गाय का गोबर देखा गया उसमें उसका 5वां या 6ठा हिस्सा, सिर्फ 1/5 और 1/6 ही मिले। यानी कि देसी गाय का गोबर उपयोग करना और उसके आगे फायदे लेना हमारे लिए कितना ही नेचुरल फार्मिंग के लिए, और अपने आप में एनर्जी रिसोर्स। आखिरी मिनट में मैं ये कहना चाहता हूं कि अब हरियाणा में एक पूरे का पूरा ईंटों बनाने वाले भट्ठे को गोबर के कंडों से चलाया जा रहा है। इतनी एनर्जी अवेलेबल है भाई और बहनों, सिर्फ गोबर के कंडों से। और इसके मार्फत गोबर के कंडे बिक रहे हैं और वो फायदा हो रहा है। इससे ब्रिक्स और प्लास्टर हरियाणा में ही मलिक जी और पूरे ग्रुप, ये सभी काम हमारे अच्छे हो रहे हैं। तो असल में हमने आंका नहीं था देसी गाय को। अगर हम सारी बातें देखें तो बहुत कुछ है, लेकिन A2 दूध होना, A1 के मुकाबले A2 दूध ले पाना हमारे लिए, खासकर 4 साल की उम्र तक के हमारे बच्चों के लिए, प्लीज कभी भी बाहर का दूध, पैकेट का दूध मत दीजिए। सिर्फ देसी गाय का दूध ही दे पाएं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में देसी गाय हैं, उनका संवर्धन हम सभी लोग मिलकर कर सकते हैं। खुशी की बात है, अभी पीछे तक तेलंगाना में कोई अपनी गाय ना थी, वहां पर हमने नल्ला मल्ला पोडा एक गाय को वहां रजिस्टर कर दिया। और अभी पीछे हिमाचल में अभी तक कोई भी अपनी गाय ना थी, हिमाचली पहाड़ी गाय को वहां पे रजिस्टर होने से अब उसके उत्थान, उसके संवर्धन के लिए हम आप सभी का हमें मदद भी चाहिए होगी और हमने आगे बढ़ना है। इन्हीं बातों के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं शायद टाइम 1-2 मिनट ज्यादा ले लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुखविंदर जी, गुप्ता साहब, सुनील मानसिंह जी, गोपाल सूत्रिया जी, और हमारे बीच में फाल्गुनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। क्या कहो, क्यों और कहां से, तथ्यों पर आधारित इतनी सटीक जानकारी हमें आपसे मिली है। और मुझे ऐसा लग रहा था, हालांकि ये पीपीटी हमारी रिकॉर्डिंग में रहेगी, पर मेरा मन नोट्स बनाने का हो रहा था और मैंने लिखना शुरू कर दिया था। वास्तव में जानकारी बहुत सुंदर थी। और फिर आपने जो अनरजिस्टर्ड नस्लों का जो आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ये भी आप बहुत बधाई के पात्र हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे साथ हैं भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य एवं राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के सदस्य श्री सुनील मानसिंह जी। इनसे हमें समय समय पर बहुत अच्छी जानकारी मिलती रहती है और मिलती रहेगी आगे भी। और आज भी मैं आशा करती हूँ, क्योंकि ये एक अनुसंधान केंद्र से के समन्वयक हैं
समन्वयक गो विज्ञान केंद्र से हैं और देवलापार नागपुर से। तो आज के हमारे विषय जो कि A2 मिल्क है, उसके ऊपर आज ये हमें क्या जानकारी प्रदान करते हैं, हम प्रतीक्षारत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मानसिंगा जी। सभी को प्रणाम। हमारे माननीय डॉक्टर गुप्ता जी, सदाना जी, गोपाल जी, वैद्यराज, आपको और हमारी चाची जी बोल देता हूँ मैं, गुप्ता जी दोनों लक्ष्मी नारायण स्वरूप जो गौशाला संभाल रहे हैं, इन्होंने 5 गव्यों पर जो बातचीत शुरू की है, ये देश को जगाने वाली फ्लैश लाइट है। ये बहुत जरूरी है और ये बहुत अच्छे योग्य समय पर अलग अलग गव्यों का शुरू किया है, क्योंकि ये भारत की क्रांति है। और कुछ चीजें मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोतागण हैं, उनको हम A1 A2 की बाकी बात कर रहे हैं, लेकिन पहले समझ लें, जैसे हम लोग सामान्य स्थिति में बोलते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा है मन। अभी पश्चिम वाले लगभग 70-80 साल से गायों को मांसाहार खिला रहे हैं। ये सारे देश के लोग अनभिज्ञ है, मालूम नहीं है लोगों को। प्रोसेस मीट मिलियंस ऑफ टन गायों को रोज खिलाते हैं कई देशों में। वो इंग्लैंड में तो 14-15 लाख गाय मारनी पड़ी, और अमेरिका से लेके कई सारे देश। उसके कारण मैड का हुआ, ब्रेन का डिजनरेशन, तो मनुष्य में आने लगा। उन्होंने ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए, उन्होंने ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन, वो अभी ये सब चल रहा है, मोन्सेंटो, सिंजेंटा, ये सब कंपनियां इस तरह की बनाती है, ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन है। इसके कारण वो दूध सीधा कैंसर कारक हो गया। मतलब आपको ये इसलिए ध्यान में रखना है कि दुर्भाग्य से हमारे पशु वैज्ञानिक, क्योंकि जिस बोर्ड में मैं और गुप्ता जी, हमको रात दिन पशु वैज्ञानिक से लड़ना पड़ता है। अभी मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी हमारी तीखी बस इस समय हुई, हमारे सचिव और सह सचिव इसमें थे, तो इन लोगों ने, पशु वैज्ञानिकों ने, ये सारी जो पूरा बिगाड़ा किया है, जिसमें चूंकि हमारे सदाना जी और ऐसे जो हमारे हीरे रामस्वरूप जी आज आ नहीं सके, बहुत बड़ी टीम जो विज्ञान के साथ काम करती है, इन्होंने उस चीजों को एक दिशा दी कि पशु वैज्ञानिक, जैसे दूध सफेद रंग का है तो वो गाय से आ रहा है, भैंस से आ रहा है, जर्सी से, होल्स्टीन से आ रहा है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दूध जिस परंपरा से, जो जड़ी बूटी खाने से, प्राकृतिक पदार्थ से आ रहा है, और हमारे देशी गाय के दूध की व्याख्या आयुर्वेद में, जैसे पंचगव्य चिकित्सा में गो विज्ञान ने विशेष प्रकाशन किया कि गोदूध अन्य प्राणियों की अपेक्षा, क्योंकि आज हितेश जी आ नहीं सके, उनका अलग सत्र होने वाला है, 8 प्राणियों के दूध बताए, उसमें गोदूध को दूध नहीं बोला, आयुर्वेद ने अमृत बोला है। तो वो वास्तव में देशी गाय का दूध, क्योंकि मैं ये बातें इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ कि आज दुनिया में जैसे वेगन और तरह तरह की बातें चलती कि दूध पीना नहीं चाहिए, ऐसी भ्रांति फैलाई जाती है। तो सब ये ध्यान देंगे कि यदि हमारे आने वाली पीढ़ियां देशी गाय का दूध, घी, छाछ इनका सेवन नहीं करेगी, तो उनका मस्तिष्क का विकास बंद हो जाएगा। विकास होने की बात छोड़ दीजिए, वो अवरुद्ध ही नहीं होगा, बहुत बड़ी बाधा आ जाएगी। तो देशी गाय के दूध में स्वर्ण क्षार से लेकर बहुत सारे तत्व हैं, और ये हम A1 A2 के भी आगे जाकर, क्योंकि ये व्याख्या तो अभी हुई है, हमारे आयुर्वेद में इसकी व्यापक व्याख्या है, ये सारे ग्रंथों में सारा विस्तार से दिया है, कितने मिर्गी से लेकर विषाद, जीर्ण ज्वर, कितने सारे गठियावाद से लेकर कितने रोगों को। और अभी हमने कोरोना में जब इसकी वो दी, तो पहली सूचना हमारे देशी गाय के दूध के सेवन की है। तो इसका दूध जो इतना परम पवित्र और इतना विशेष गुणवत्ता वाला है, पूर्ण आहार है, इसको लोगों तक बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारे लोग बटे हुए रहते, कभी हमारे साधु संत, दूध तो दूध है, वो सफेद रंग का लिक्विड वो दूध बोल देना, वो दूध नहीं होता है। ये देशी गाय का दूध वो स्वर्ण क्षार से युक्त, जैसा हमारे गोलकिया जी ने सुधारी जी के साथ मिलकर जो काम किया, वैसा नागपुर में भी वाते जी ने, और बंबई में भी राजू आप्टे जी ने बहुत साल पहले देशी गाय के दूध में स्वर्ण क्षार और हम ऑक्साइड ध्यान में आया, और बहुत सारे जो विशेष तत्व हैं, खनिज हैं, विशेष तत्व, वो हमारे देशी गाय के दूध में है। तो इस पर विशेष समाज को ध्यान देना है, क्योंकि इसी दूध से फिर घी और छाछ की बात आती है। तो हमारे देशी गाय का दूध विदेश में $4 प्रति लीटर बिकेगा, और यहाँ पर डेयरियां 20-22-25 रुपए लीटर, यानी उसका अवमूल्य है, उसकी अवमानना कर रहे हैं। तो हमारे देशी गाय को अब, क्योंकि गोपाल जी और बहुत अच्छी गौशालाएं जो काम कर रहे हैं और अच्छे लोग जो उसको वितरण कर रहे हैं, 60-70 से लेकर 200 रुपए लीटर तक है, और घी की कीमत 7,000 रुपए किलो। वहीं से जो विशेष स्तर का बना रहे, तो घी भी इतनी उसकी मांग, लोगों को ध्यान में आ गया कि मस्तिष्क के कितने तरह के रोग, वो मिर्गी होगा या जिसको बोलते हैं पक्षाघात, पैरालिसिस होगा, कितने रोग उससे केवल नाक में 2 बूंद घी डाल रहे हैं उससे नष्ट हो रहे हैं। तो ये देशी गाय के दूध से ये सारे पदार्थ आ रहे हैं। तो इसमें हमको ध्यान देना है कि हमारे देशी गाय के दूध की जो विशेषता है, जो हमारे स्मरण शक्ति वर्धक और हमारे को तेजस्विता, शरीर में जो चुस्ती स्फूर्ति, क्योंकि जैसे भैंस के दूध की बात है, आयुर्वेद में बताया कि वो मानसिक हमारी परावृत्ति है ना, स्मरण शक्ति को बाधित करता है, वो स्थूलता, आलस से प्रमाद को बढ़ाता है। देशी गाय का वो चैतन्य लाता है। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सामान्य पाठक हैं। मुझे खरिया परिवार जबलपुर से मिले, एक बहन जी, उनको मतलब खरिया परिवार, उनकी बेटी को 2 बालक हुए,
एक बालक माँ के पास रहा, एक मामा के पास गोद चला गया, दोनों सगे भाई, और संयोग से जो मामा के पास गया वो देशी गाय के दूध पे पड़ा। ये बात 10-12 साल पहले की, ज्यादा नहीं, 5-6 साल पहले, 6-7 साल पहले। और वो जो बालक मामा के पास रहा वो देशी गाय के दूध पे पड़ा, और दुर्भाग्य से माँ के पास था भैंस के दूध पर। तो पता चला कि वो जो माँ के पास वाला है वो दिन भर पड़े पड़े रहता है भैंस के पाड़े जैसा, और जो मामा के पास गया सुबह 5 बजे उठकर रात को 10 बजे तक सोने का नाम नहीं, उसकी बुद्धि 5 क्लास आ गई, टीचर परेशान है, इतना तेजस्वी है। तो देशी गाय के दूध के ये परिणाम पूरे घरों में आप जहां पर पालन हो रहा है देख सकते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने ये सबको समझा नहीं और लोगों को गुमराह किया। मैं ये इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ कि अभी भी पशु वैज्ञानिक बहुत स्पष्टता से इन बातों को रखते नहीं। हम लोगों को जो, नहीं तो क्या होता है, गोवंश की काम कर रहे हैं, ये सदानंद जी होंगे, रामस्वरूप जी होंगे, दक्षिणकर होंगे या और होंगे, जो भी काम कर रहे हैं उन पर टिप्पणी होती है कि वो जैसे पक्षपात कर रहे हैं या बायस्ड है। ये दिमाग से हटा दीजिए। ये देशी गाय के दूध की जो महत्ता है, हमको खास करके हमारा प्रति आक्रमण, काउंटर अटैक, कि पशु वैज्ञानिक इन चीजों को समझे, क्योंकि जब उनकी खुद की बात आती है तो वो पहले चयन करते हैं कि मेरे घर में देशी गाय का दूध आना चाहिए। पब्लिकली क्योंकि उनको मंत्री कुछ बोलेगा, ऊपर कुछ होगा, उस बात से डरते हैं तो बताते नहीं। तो ये सत्रों का जो नियोजन है ये इसलिए है कि लोगों में क्रांति की बात, लोगों में इसकी स्पष्टता, जैसे अभी माननीय गुप्ता जी ने पुस्तक बताई, ऐसी पुस्तकें साहित्य समाज में जानी चाहिए। ये जो सब सारी चीजें अनुसंधान की बात है, ये सब तरह के साहित्य सब जगह पे अभी हम उपलब्ध करा रहे हैं, और अलग अलग जगह से, अलग अलग स्थानों से, कि हमारे और हर नस्ल की महत्ता है। लोग ये नहीं सोचे कि एक विशेष नस्ल की बात है, हर देशी गाय जो हमारे हर प्रांत की है, क्योंकि माननीय सदानंद जी ने अभ्यास किया तो 65 नस्लें उन्होंने देखी, तो सारी नस्लों की विशेषता है, इन नस्लों पर ध्यान देना है। आप सबसे प्रार्थना रहेगी, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, हमारे वैद्य हैं, गोपाल जी, ये सब विशेषज्ञ हैं, क्योंकि हम थोड़ा समय से पीछे चल रहे हैं। तो इसमें मेरा आग्रह रहेगा कि सभी लोग, क्योंकि एक और अंत की बात बता दूं, नेस्ले कंपनी ने, मैं नाम लेके स्पष्ट बता रहा हूँ, पिछले लगभग 7-8 साल पहले दुष्प्रचार किया। कई हमारे जो बच्चों के डॉक्टर्स, जिसको पेडियाट्रिशियन बोलते हैं, एक फोल्डर छापा कि माताओं को अपने बच्चों को देशी गाय का दूध देना ही नहीं चाहिए, और ये बड़ा षड्यंत्र था, लेकिन चूंकि काउंटर अटैक रहा तो पीछे लेना पड़ा। लेकिन ऐसी भ्रांतियां, और हमारे डॉक्टर भी उसको स्वीकार कर लेते, जिसमें स्वाभिमान शून्यता है। अभी हम आत्मनिर्भरता की, स्वाभिमान की, या भारत को स्वावलंबन की बात, तो अंदर से वो स्वाभिमान की लहरें, किरणें उठनी चाहिए। जो कार्यक्रम चल रहे हैं ये स्वाभिमान जगाने वाले हैं। आत्मनिर्भर बोलने से आत्मनिर्भर नहीं हुआ, दिमाग के अंदर अंदर जिसको बोलते हैं सुप्त अवस्था में जो स्वाभिमान सोया, उसको जगाना पड़ेगा। तो हमारे कृषि वैज्ञानिक, पशु वैज्ञानिक, आयुर्वेदिक वैद्य, डॉक्टर्स, ये सब इन चीजों को स्पष्टता से समझे, इसकी गरिमा को समझे, और इसकी गहराइयों में इस पर जो शोध कार्य, अभ्यास हुए हैं, जो परिणाम समाज में देख रहे हैं, ये सबका हमारा ताना बाना, तालमेल आपस में रहे, और हम सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक जानकारी दे, और पाठकों को स्पष्ट बता दे। लोगों को लगेगा ये सत्र नियोजन बहुत सारे चल रहे हैं तो हमको भाषण देने का किसी को शौक नहीं है, और ये कोई कार्यक्रम केवल भाषण या किसी की, जिसको बोलते हैं प्रसिद्धि के, ये देशी गोवंश की मन में, जन जन में प्रतिष्ठा करने के लिए हमने 2025 में घर घर गाय, ग्राम ग्राम गौशाला, हमारी निरोगशाला, और हर प्रत्येक ग्रामीण, खास करके उसके घर में देशी गाय, और हर प्रत्येक शहरवासी को घर में देशी गोवंश के पंचीकृत उत्पाद मिले, ये पूरी प्रक्रिया है। तो ये जन आंदोलन से सब जुड़े, इसलिए सब कार्यक्रम, क्योंकि 130-135 करोड़ तक ये संदेश पहुंचाना है, आप इसमें सहभागी होंगे। ये कार्यक्रम बराबर चलते रहे। पुनः सबको वंदन, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मानसिंगा जी। स्वाभिमान जगाने की आवश्यकता है, आपने गागर में सागर भर दिया आज अपनी बातों से। और इसके साथ ही हमारे साथ फाल्गुन पटेल वैद्य जी भी जुड़े, उनका भी स्वागत है। और हमारे अगले वक्ता हैं गोपाल भाई सुतारिया जी। सुतारिया जी संस्थापक हैं बंसी गिर गौशाला, अहमदाबाद, गुजरात से, और स्थानीय नस्लों की गाय के विकास में इनका योगदान बहुत अधिक रहा है। और मैंने देखा है इनका, अगर हम इनके जीवन को देखें तो दोहन की प्राचीन परंपरा, इसको इन्होंने पुनर्जीवित किया है। अब ये क्या है दोहन की परंपरा, और क्या योगदान है, और क्या इनके अपने अनुभव हैं आज के विषय से लेकर, उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगी गोपाल सुतारिया जी को अहमदाबाद से। सुतारिया जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद जी। आवाज आ रही है बरोबर? मैं एक छोटे गांव से अभी हूँ, इसलिए एक जगह पे आवाज आ रही है। ठीक। 250 सांड भी दिए हैं भारत सरकार के पास, 150 नहीं, इन्होंने 250 सांड गांव में दिए हैं, और ऐसे गोपाल जी हर नस्ल में चाहिए हमको। बहुत अच्छी जानकारी, धन्यवाद। माननीय गुप्ता जी, डॉक्टर सदाना जी, सुनील जी, और सभी को मेरा वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, सभी को वंदन। आप जैसे बुजुर्ग के साथ में मुझे ये मौका मिला, धन्यवाद।
एक छोटे से गांव में अभी हूँ आज मैं, वो गौ कृपा अमृतम के विषय में, इसीलिए मैंने थोड़ा डिस्टर्ब था बीच में अभी, लेकिन अभी क्लियर है। अच्छा, खास तो समय कम है, उसके बीच में हमें थोड़ा बहुत विषय को गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज अहमदाबाद के अंदर, हमारे सिटी के अंदर ही आप देखेंगे तो 10 बोर्ड लगे हुए। हम A2 A1 की परिभाषा सिर्फ न उपयोग करके उसको और ज्यादा ब्रीफिंग में लिख करके जाए, क्योंकि कैसे बोर्ड लगे हैं, बहुत आश्चर्यजनक बोर्ड है कि A2 भैंस का दूध, भैंस का A2 शुद्ध दूध बाय अमूल, और बकरी का A2 मिल्क। ऐसे अलग से स्पेशली डेयरियों ने नया एक शकंजा चालू किया हुआ है। तो हम उसको कैसे अलग देख पाए, कैसे कर पाए, जैसे शुद्ध देशी गाय का दूध या शुद्ध देशी गाय का A2 मिल्क, ऐसे करके ब्रीफिंग हमें चालू करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने A2 शब्द पकड़ के अभी भैंस और बकरी का दूध बेचना चालू कर दिया। तो ये लोग क्या क्या रास्ते निकाल सकते हैं, हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। हमें और माइक्रो ऑब्जर्वेशन में जाकर के उसको गंभीरता पूर्वक लेके जाना पड़ेगा। तो जैसे हमने गिर गायों में काम कर रहे हैं, लेकिन सभी भारतीय वंश की माताएं अच्छी है, तो वो सभी माताओं के बेसिक नस्ल पे काम चालू कर रहा है, सभी माताएं अच्छी निकली और सभी का पोटेंस है दूध में। उसको मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जैसे गिर गाय, सभी लोग बोलते हैं कि गोपाल भाई गिर गाय आप कर रहे, हम भी आपके जैसा करना चाह रहे हैं। तो दो आंचल का क्या फर्क होता है, मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ, और वास्तविक की नजर के सामने हमने महसूस किया हुआ है कि संगमनेर से प्रशांत भाई का एक फोन आया था दक्षिण महाराष्ट्र से, बोलते गोपाल भाई कौन से भी प्राइस में गिर दे दो, हम आपके जैसे सेवा करेंगे। हमने बोला आपकी माता ने हजारों साल आपके पूर्वजों को पाला है, तो आप वहां की नस्ल को करना चाहिए डांगे। बोलते बात तो सही है, लेकिन छोटी है, 1.5 लीटर ही दूध देती है। हमने बोला नहीं, उसको अच्छे से खाना दो, अच्छे से ब्रीफिंग में हम लोग ने उसको सीड्स वगैरह दिए, कैसे रखना, पूरा पैकअप दिया। तो एक ही साल में वो डांगी 4 लीटर पे चली गई। तो खाना कितना खाया, गिर के सामने 30%। तो एक गिर के खाने में 3 पल गए, 3 का मिलके 12 लीटर दूध हो गया। तो गुजरात में 8 से 10 लीटर एवरेज है, उससे भी वो आगे चली गई, जबकि उसमें कोई संवर्धन का ध्यान नहीं दिया गया है अभी भी स्टिल। तो उसने खाना कम खाया, उसमें प्रोलेप्स के केसेस नहीं है, मस्टेडाइज की तकलीफ नहीं है, तो सभी माताएं अच्छी है। और दूसरा काम ये हुआ कि 2 आंचल, जो दोहन का आपने बताया बहन, वो इसलिए कि दोहन का हमने सीधा फर्क महसूस किया। क्या कि जनरली हमको लगता है कि हम नुकसान वाली बातें करते हैं, दोहन में हमको दूध कम मिलेगा, किसानों को नुकसान होगा, बट ऐसा नहीं है। देशी गाय माता बहुत भावना से जुड़ी हुई है। जैसे ही वो देखती कि 2 आंचल बच्चे को मिल रहे हैं, वो प्यार से दूध छोड़ना चालू कर देती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ह्यूमन के अंदर कोई माता बहन उसके बच्चे को दूध पिलाती है, और अगर उनको 6 महीने के बाद दूध बंद कर देते हो तो दूध की नस सूख जाती है ना, और अगर 1.5 साल चालू रखा तो 1.5 साल चालू रहता है। वैसा ही देशी गाय माता में है, उसको अगर चालू रखा और प्यार से 2 आंचल पिलाया, तो जो लैक्टेशन पीरियड 4 महीने का था, वो मेरी नजर के सामने 12-12 महीने का हो रहा है। तो एक्चुअली जो बच्चे को पिलाया और कुदरत को हमने दिया, वो गाय माता अलग तरीके से वापस दे ही देती है, तो वो कहीं जाता नहीं है, यही होता है। तो हमें नई दृष्टि से, नई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, प्रैक्टिकल, हमारी पुरानी संस्कृति और आज का विज्ञान दोनों को समन्वय करके ऐसी थियरी विकसित करनी चाहिए कि न गाय का शोषण हो, न बच्चे का शोषण हो, न किसान का हो, न प्रकृति का हो, तो जाके क्वालिटी निकलेगी। जैसे गाय माता को सभी ईश्वर बोले, लेकिन वो जब खुश रहेगी और प्यार से दूध देती है, उसका भी हार्मोन का चेक होना चाहिए। जैसे हम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन देते हैं, उसके रेसिड्यू आते हैं ना, तो वैसे ही प्यार से दिया हुआ दूध के रेसिड्यूज भी अलग होने चाहिए। और ये जब हम लोग देख रहे हैं कि भाई, हमने एक दूसरा भी देखा कि श्याम कपिला, श्वेत कपिला, ताम्र कपिला, जो वेदों में वर्णन है, हमने गौमूत्र का एनालिसिस किया, तो हमारी गौशाला में 400 गायों का गौमूत्र का सेपरेट एनालिसिस किया। तो सेपरेट एनालिसिस के अंदर पता चला कि हम स्वर्णक्षार की बातें कर रहे दूध के अंदर और गौमूत्र के अंदर, तो 100 ppm अगर कोई गाय में है, दूसरी गाय में 200 है, तीसरी में 300 है, तो कोई 5-10% का फर्क नहीं है सुवर्णक्षार में, 300% का फर्क है। तो कोई गाय में तो 500% का फर्क है। तो हमें बहुत अच्छे से उसके डीएनए को समझना पड़ेगा कि कौन सी गाय के अंदर क्या है। एक ही भोजन है, एक ही कीर है, उसकी माँ, उसकी मतलब बेटी 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 4 जनरेशन का, सबकी गोल्ड के कंटेनर अलग, सबके गौमूत्र के अंदर स्टीरॉइड है, उसकी मात्रा अलग है, कम और ज्यादा। तो नेचुरल फॉर्म में सारी औषधि निकली, बट उसका प्रमाण बहुत ज्यादा कम है। तो हमने जब उसको सेग्रीगेशन करके औषधि निर्माण की, तो बहुत सुंदर परिणाम मिले। तो अभी 250 से ज्यादा तो पेशेंट हम कोरोना के ठीक कर चुके हैं। अभी थोड़े दिन में शायद वो अच्छी कुछ ब्रीफिंग निकलेगी।
और सबसे इम्पोर्टेंट जो सदाना जी ने बताया कि बैक्टीरिया, बिल्कुल सदाना जी मैं बिल्कुल आपको धन्यवाद कहूंगा कि क्योंकि ये बहुत बड़ा जीव सृष्टि है और हकीकत में हमको नहीं दिखने वाली एक सृष्टि चलाने वाले ये लोग हैं, ये जो आत्माएं हैं। जैसे हमने गोबर में पाया कि 100 करोड़ से लेके 1 ग्राम गोबर में 100 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ तक बैक्टीरिया हो सकते और वो अलग अलग मात्रा में है। जैसे पंचगव्य, जैसे दूध, घी सभी गायों के अलग है। जैसे हमने घी को पाया तो कुछ गायों के घी अलग बन जाते हैं, जो 100 साल पुराना घी का जो एक वर्णन है वैसा घी 30 दिन के अंदर बन जाता है। ये अतिरेक मैं नहीं कर रहा हूँ, आप आकर के पूरा समझ के उसको जांच सकते हैं। जैसे विशेष गोत्र की गायों से हमने कल्चर एक्सट्रैक्ट किया और मैं सुनील जी का बहुत धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने वो एकदम अच्छी मुहिम से वो चलाया है। उसका हमने पंचगव्य में से अच्छे बैक्टीरिया को एक्सट्रैक्ट किया। जैसे उसके अंदर दूध, दही, गोबर, घी, गौमूत्र होते हैं, तो उसके पंचगव्यों के बैक्टीरिया और 21 औषधियों को समन्वय करके एक कल्चर बना। वो कल्चर हम किसानों को फ्री देते हैं, उसका नाम है गौ कृपा अमृतम। तो उसके अंदर हमने धीरे धीरे उसके अंदर उसके NABL लैब में टेस्ट कराए। फाइनली उसके अंदर हमने DNA RNA टेस्ट करा के मेटाजेनोमिक्स टेस्ट पूरा अभ्यास किया, उसका मेटाजेनोमिक्स उसका करा के बहुत आश्चर्यजनक गाय माता के प्रति श्रद्धा बढ़ जाए ऐसी रिपोर्ट सामने आई। उसके अंदर 60 बैक्टीरिया तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और भी मिलना चालू है। 60 बैक्टीरिया का एक छोटा सा ब्रीफिंग में देता हूं कि अभी तक हम लोग ने उसके अंदर 13 बैक्टीरिया ऐसे है, पहले 4 थे, फिर 8 नजर में आए, अभी 12 से 13 जो हवा में से लेके नाइट्रोजन वनस्पति को दे रहे। तो हम यूरिया की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डाल रहे, इंपोर्ट कर रहे 3-3 लाख करोड़ का एवरी ईयर, तो वो तुरंत जीरो हो सकता है। और इतनी गति से काम कर रहा है कि जैसे हमने यूरिया डालते और 3 दिन में वनस्पति का कलर चेंज होता है, वैसे इंस्टेंट हो जाता है। विद इन 5 डेज के अंदर यूरिया का रिप्लेसमेंट कोई भी किसान के खेत में हो जाता है, भले वो 30 साल से वो केमिकल की खेती करता हो। तो ये आश्चर्यजनक परिणाम हमें अभी दिखना चालू हो गए। उसके अंदर 8 बैक्टीरिया ऐसे कि जो अपने शरीर में से ऐसा एंजाइम छोड़ते हैं कि जो नए काम के फंगस है, नए काम के रोग है, सबको कंट्रोल करना है। जो माननीय सदाना जी और सुनील जी ने और सभी ने जो बताया कि पेस्टिसाइड्स का कितना बड़ा साइड इफेक्ट है, कितना बड़ा कैंसर की तकलीफ आने वाली है, तो बिल्कुल 7 लाख करोड़ का इंपोर्ट है एवरी ईयर का पेस्टिसाइड्स का। और ये डालने के बाद मतलब ये जैसे स्प्रे किया विद इन 5 डेज में सभी प्रकार के रोगों को कंट्रोल हो जाता है। जैसे मिर्ची की कुकड़वाई निकालना बहुत मुश्किल है, अभी 25,000 रुपए लीटर दवाई छिड़क दे, फिर भी कृषि यूनिवर्सिटी में उसका समाधान नहीं है। लेकिन ये 1 रुपए में 5 लीटर घर पे बनता है किसानों को। हमने उसकी फॉर्मूला पूरी डिसेंट्रलाइज कर दी है कि घर पे कैसे बनाओ, हम दे देंगे कल्चर, उसको मल्टीपल कैसे करते रहो। जैसे स्प्रे किया विद इन 5 से 7 डेज में मिर्ची का कुकड़वाई गायब। पपीता का वायरस निकालना बहुत मुश्किल है, विद इन 7 डेज में उसको कंट्रोल हो रहा है। मिलीबग है, जैसे जासूद और आप सीताफल में देखेंगे, जैसे स्प्रे करेंगे विद इन 7 डेज में कंट्रोल हो जाता है। तो ये गाय माता ने बहुत बड़ा कृपा करके हमको एक कल्चर दिया है। वो आप सभी को इसलिए विशेषज्ञ है, उनको ये थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग कर रहा हूँ कम समय के अंदर, बट ये बड़ा एक रेवोल्यूशनरी काम होने जा रहा है। वैसे ही DAP मतलब फॉस्फोरस के बैक्टीरिया उपलब्धिकरण के है, सल्फर को उपलब्ध कराने वाले बैक्टीरिया है। जैसे गोबर में सजाना जी ने बताया, बिल्कुल गोबर के अंदर 1200 कंपाउंड है और 1200 कंपाउंड वर्ल्ड में कोई दूसरी नस्लों में नहीं है, सिर्फ भारत की गायों में। उसके अंदर जिंक भी है, कोबाल्ट भी है, माइक्रो न्यूट्रिशन भी है। वो सबको उपलब्ध कराने के लिए डायरेक्ट वनस्पति ले नहीं सकती, तो उसको उपलब्ध कराने वाले बैक्टीरिया इसके अंदर, तो वो बहुत गति से, इतनी गति से कार्य कर रहे हैं। तो बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन पौधा इम्यूनिटी पूरा बन जाता है। उसके हार्मोन बदलने वाले बैक्टीरिया है, तो पौधे के अंदर इतने अच्छे फल फ्रूट आते हैं तो जल्दी गिरते नहीं है। वैसे ही इसके अंदर कंपोस्टिंग के बैक्टीरिया, मतलब जैसे आपने गोबर पे छिड़का तो 45 से 50 दिन में वर्मी कंपोस्ट जैसा खाद बन जाता है अच्छा, और वो एकदम सुपाच्य स्वरूप में कोई भी खेत में डालो ऊपर नीचे, तो बहुत ही गति से कार्य हो रहा है। तो इस गतिविधि को समझने के लिए मैंने कल ही एक वीडियो लॉन्च किया है, आप देख सकते हैं, बंसीगिर गोपाल भाई सुतरिया करके आएगा, 2 घंटा 45 मिनट का है। तो मेरी सबको विनती है कि एक बार शांत मन से आप एक बार उसका अभ्यास कीजिए और हम लोग सब मिलकर इसको चलेंगे। क्योंकि ये लॉकडाउन के पहले हमने 4 महीने में 13 राज्यों में 41 शिविर करी और 41 शिविर में हमने 60,000 किसानों को डायरेक्ट ये फ्री बांटा, इसका कोई शुल्क नहीं लेते हैं। और उसको मल्टीपल करने की पद्धति समझाएगी। 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ और 2 लीटर छाछ डाल के बैक्टीरिया डाल देना है, तो 1 हफ्ते में वो 200 बन जाता है। उपयोग करते करते 10 लीटर हो गया, वापिस गुड़ छाछ पानी डाला, वापिस 200 बन जाए। उसमें से किसी को 1 लीटर दिया, उसने गुड़ छाछ पानी डाला, उसका भी 200, मतलब सिंपली जामन हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैथोजन और अच्छे गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया पूरे वर्ल्ड में है, बट ये
पैथोजेंस को सप्रेस फॉर्म में रख रहा है। तो ये सबसे बड़ा रिवॉल्यूशनरी किसान के लिए काम होगा, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में 13 राज्यों में उपयोग होने लगा और 65 क्रॉप के हमारे पास डेटा आ चुके और एक्सीलेंट परिणाम है। तो ये भी आप समझने का प्रयत्न करिए और संवर्धन का विषय रहेगा। तो उसके अंदर मुझे और एक प्रश्न आ रहा है भविष्य के लिए। तो ये आप बुद्धिजीवी सब लोग है जो असल में जो समाज सेवक है, मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने साइंस और संस्कृति को जोड़ा है अच्छे से। तो हम A1 A2 की परिभाषा में और एक चीज भविष्य में आने वाली है, उसके लिए मैं एक छोटी सी बात रख रहा हूँ ताकि उसमें भविष्य में कुछ कार्य हो कि A1 A1 जो है वो बिल्कुल बैड है। A1 A2 थोड़ा हल्का बहुत छोटा मोटा म्यूटेशन हुआ होगा, तो A1 A2 मेरे ख्याल से उसका डीएनए का सीक्वेंस हमें एक बार वापस रीचेक करना पड़ेगा, क्योंकि A1 A2 का कॉम्बिनेशन है। तो हल्का सा देसी में भी थोड़ा म्यूटेशन हुआ, तो A2 A1 मिक्स अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। बट मैं ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ कि गिर और जर्सी मिक्स, अगर प्योर गिर टू गिर है, डांगी है, 500 साल से कहीं पर भी क्रॉस ब्रीड नहीं हुआ, उसके अंदर A1 A2 का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो नुकसानकारक नहीं है। उसको भी हम भविष्य में उसको थोड़ा एक अच्छे से ब्रीफ करने के लिए उसका संशोधन का विषय है, तो ये एक समझना पड़ेगा। और दूध के विषय में एक और आखिरी बात अच्छे से मैं रखता हूँ, प्रयत्न करता हूँ। हर एक गाँव में जाता हूँ और मतलब जो गुजरात के गाँव में जाकर के उसका अभ्यास किया, फिर मैंने खुद अपने पे शरीर पे अभ्यास किया, तो उसके अंदर विटामिन B12 पेट भर के है दूध में। अगर कच्चा दूध हम पीते हैं तो विटामिन B12 की कमी नहीं आती, हर घर में विटामिन B12 की कमी आ रही है। ऐसे बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन है जो दूध में है, जो दूध उबालने से 50% तुरंत उड़ जाते हैं, कंपाउंड नहीं रहते, और पास्चराइज करने से 70-80% हमारे अच्छी चीज काम की चली जाती। तो क्यों नहीं ऐसी प्रोसेस ढूंढी जाए कि वो एज इट इज रहे, और हम तंदुरुस्त गाय गांव में हैं और उन किसानों को गर्म करके दूध पीने के लिए बोल रहे हैं, तो उनके घर पे माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी आ जाती। मैं आज आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ के गुजरात के ग्वालो समाज का मैं आपको एक शादी की बात करूंगा कि कोई भी आप शादी में जाइए, जो देसी गाय चराते हैं उनके बच्चों की हाइट 90% 6 फुट के ऊपर की रहेगी। 100 साल की उम्र में भी आंख में चश्मा नहीं होता। न उन्होंने ड्राई फ्रूट्स देखा है, न वेजिटेबल्स देखा है, फ्रूट्स उनके नसीब में नहीं है, सिर्फ बाजरे का रोटला और दूध खा रहे। उनको कहाँ से इतनी ताकत आ रही है? वो उनका डीएनए क्यों इतना सुपीरियर है? क्यों उनको चश्मा नहीं आता है? क्यों उनको रोग जल्दी नहीं होता? तो संपूर्ण आहार जो दूध बोला है, जो अमृत तुल्य, माननीय सुनील जी और सभी ने बोला कि अमृत ही है, वो दूध नहीं है, तो बिल्कुल वो हमें नजर के सामने दिख रहा है। मेरे एक मित्र है 15 साल से दूध के ऊपर है, अभी 16वां साल चालू हो रहा है, कुछ खाता नहीं, जब भी उसका ब्लड टेस्ट करो नॉर्मल आता है। तो संपूर्ण आहार दूध को हम विकृत न बनाए, या फिर ऐसे संशोधन किए जाए कि उसके माइक्रो न्यूट्रिशन और अच्छे जो एसिड है और जो अच्छी काम की चीजें वो एसिड इस फॉर्म में रहनी चाहिए। तो हमें वो संशोधन करने चाहिए कि भाई हम ब्रुसेला से डर रहे हैं, हम टीबी से डर रहे हैं, लेकिन गांव में अगर वो चीज की तकलीफ नहीं है, जो ग्वाला समाज हजारों साल से कच्चा दूध पी रहा है, वो कोई मर नहीं रहा है, किसी को इनफर्टिलिटी की तकलीफ नहीं है। इवन मैं लास्ट एग्जांपल दूंगा कि जो ब्रुसेला की हम इतना बड़ा हवा फैला रहे हैं, ब्रुसेला के विषय में जो आज का साइंस, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा काम जो गुजरात के 35% वेटरनरी डॉक्टर ब्रुसेला पॉजिटिव थे एक समय में, आज भी 20-25% होंगे शायद। उन्होंने डर था कि भाई ये पूरे गुजरात में होगा, पूरे देश में होगा, कैसे होगा? लेकिन हम लोगों ने जब उनको तर्क दिया, 300 वेटरनरी डॉक्टर के उनके बीच में मैंने बोला, एक भी गुजरात के गौशाला में जहाँ पे 80% ब्रुसेला पॉजिटिव गाय है, एक भी ग्वाले को इनफर्टिलिटी की तकलीफ नहीं, सिम्टम्स ब्रुसेला का है नहीं ग्वाले को, वो कच्चा दूध पी रहा है एवरीडे, डिलीवरी नॉर्मल, वो खुले हाथों से कर रहा है। क्यों वेटरनरी डॉक्टर को हुआ और ये ग्वालों को नहीं हुआ? न मेल को तकलीफ है, न फीमेल को तकलीफ है, ग्वाला को। क्यों? क्योंकि वो कच्चा दूध पी रहे। दो तरीके से काम करेगा, दूध वैक्सीनेशन का भी काम कर सकता है। ब्रुसेला अगर उसने पिया, वैक्सीन क्या करेंगे? सप्रेस फॉर्म में हम डालेंगे। जब उसको नए काम के कंटेंट है, उसके सामने 99 काम के कंटेंट दूध में जा रहे हैं, जिसको इम्यूनिटी दे रहे हैं, तो वो इम्यूनिटी को हमें एनालिसिस करके कच्चा दूध का वापस प्रचलन करना पड़ेगा, क्योंकि गांव के लोगों का स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी है। उनको विटामिन B12 हम इंजेक्शन नहीं मार सकते जाकर। तो हम अगर वैज्ञानिक लोग मिलके जो भी दूसरे उनको विनती करेंगे कि अभ्यास होना चाहिए कि कच्चा दूध, धारोष्ण दूध का क्या महत्व है, क्योंकि वो दुनिया का श्रेष्ठ चीज जो दूध हम बता रहे हैं वो धारोष्ण दूध बोला गया है। तो वो धारोष्ण दूध से हम उसको दूर कर रहे हैं विज्ञान के नाम पे, तो वो भी हमें वापस एनालिसिस करके विज्ञान के द्वारा ही प्रस्थापन करना पड़ेगा कि क्यों कच्चा दूध और कैसे कच्चा दूध, और क्यों देशी गाय का दूध और कौन सी देशी गाय का दूध। तो ये सब हम मिलकर जब करेंगे, मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से मुझे 10 मिनट दिया गया था, मैंने शायद 12 मिनट ले लिया है, बट मैंने ऐसा अलग अलग विषय पर समन्वित किया। और लास्ट एक बात, आप बोलिए, आप बोलते रहिए। गिर गाय की हम बात करते हैं,
तो हमने बिल्कुल वहां की स्थान गिर गए, गुजरात से बाहर गई 80% गौशाला फेल, जो 80 साल पहले गई। वो धीरे धीरे उसका अलग अलग रूप हो रहा है, मध्य प्रदेश में अलग बन रही है, महाराष्ट्र में अलग बन रही है। ब्राजील का सब लोग दाखिले दे रहे हैं, ब्राजील में 80% नई नाम की गाय काट देते, पूरा पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं, वो नॉनवेज कंटेंट खिला रहे हैं, ऑक्सीडेशन के इंजेक्शन दे रहे हैं, तो वो सही चित्र नहीं है, सही एवरेज नहीं है। दे डिड इनब्रीड, कंटिन्यूस इनब्रीड के बाद वो उसका रूप दिख जाता है, कोई एक गाय का दूध निकल गया, वो एवरेज नहीं है। तो ब्राजील के चित्र में आने की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ पर भी वहां की लोकल गाय ही परफॉर्म कर सकती है, वो हजारों साल के हमारे पूर्वजों की मेहनत है, उसको हमें वापस जागृत करना पड़ेगा। देखिए डांगी उसने कई साल हमने ध्यान नहीं दिया ब्रीडिंग में, फिर भी वो 1 साल में परफॉर्म करती है। वैसे ही मल्लार गिड्डा जो 1.5 लीटर वाली 3 लीटर पे चलेगी 1 ही साल में। तो वो सभी गायों को क्या खाना देना, और इनब्रीड नहीं होना चाहिए। जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो बात बताई सुनील जी ने, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम नंदी की बातें करते हैं। आर्टिफिशियल में क्या होगा, सिलेक्टेड ब्रीडिंग होगा। पूरे वर्ल्ड में मेरे एक माइक्रो ऑब्जर्वेशन में ध्यान है कि क्यों जर्सी गाय का म्यूटेशन इतना ज्यादा हुआ, क्यों A1 का पूरा हुआ। तो भविष्य ये हम जब देखते हैं ना, तो क्या लगता है, कंटिन्यूस इनब्रीड, कुछ सिलेक्टेड ब्रीड है, उसके सीमेन उसकी बेटी को लगेंगे, उसके बेटी को लगेंगे, तो म्यूटेशन होना ही है। मतलब सॉरी, तकलीफ होनी ही है। इनब्रीड करके डीएनए डिटोरिएट ही होना है, डीएनए कभी सुपीरियर नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे 18 गोत्र के अलग अलग वाड़े मेंटेन किए, इसकी बेटी उस वाड़े में जाएगी, उसकी बेटी उस वाड़े में जाएगी, ना इनब्रीड होगा ना क्रॉस ब्रीड होगा। और ये शास्त्रीय पद्धति से जब हम लोग अच्छे नंदी के द्वारा संवर्धन करेंगे, तो सो मच ऑफ वेराइटीज के जीनोटिक्स पैदा होंगे, और वो सुपीरियर होते जाएंगे। जो हमारे पहले गांव में होता था कि इस नंदी 3 साल रह के ये गांव का नंदी उस गांव में जाता था, उस गांव का इस गांव में जाता था, वो सबसे श्रेष्ठ दुनिया का तरीका था। और आज भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से 32 या 34% सक्सेस रेशियो है, नंदी के द्वारा 90% से ज्यादा सक्सेस रेशियो है। तो मेरे ख्याल से, और दूसरा, नंदी को पता है कब एक्शन उसको फॉलो करना होता है, 2 दिन पहले गाय को लेता है आपसे, तो वो हर एक वाड़े में उसको सेग्रीगेशन करके ये वापस नई सिस्टम के लिए हम लोग एक बार वापस बैठेंगे, तो बड़ा एक नया सक्सेस रेशियो बन सकता है। जो हमारे गुजरात का अनुभव है, तो वो मिलकर हम शेयर कर सकते हैं। हाँ, सारे बीच में मेरा ख्याल से मेरा समय पूरा हुआ है, मैंने ज्यादा बोल दिया हो तो माफ करना, बट गौ कृपा के विषय में बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल सुतारिया जी। बाजरे की रोटी और दूध के साथ जो आपने स्वास्थ्य की बात कही है, ये मेरा यहाँ पे अनुसंधान वाले बहुत से लोग हैं, और ये भी एक अनुसंधान में डाल के इसको भी आगे हमें बढ़ावा देना चाहिए कि संपूर्ण आहार। और मैं आपसे अनुरोध करूंगी गोपाल जी कि आपने जो ये 2 घंटे की वीडियो का एक बीच में आपने वर्णन किया था, कुछ चर्चा करी थी, तो हमारा जो फेसबुक के ऊपर ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है साथ के साथ, और ये बाद में भी उसके ऊपर एज इट इज ये जो हमारी वीडियो है बनी रहेगी, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में ये लिंक अवश्य डालें कि कहाँ से ये जो आपकी वीडियो है ये देख सकते हैं हमारे दर्शक जो बाद में फेसबुक पे इस कार्यक्रम को देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल सुतारिया जी, बहुत सुंदर जानकारी। और हमारे साथ हमारे एक अतिथि वक्ता जो एक बहुत अच्छे श्रोता के रूप में हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, वैद्य साहब फाल्गुन पटेल जी उप निदेशक एवं प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र में आयुष गुजरात एवं महासचिव है आयुर्वेद व्यासपीठ अहमदाबाद के, और इनका भी अपना बहुत सा अनुभव है। हम चाहेंगे कि आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें ताकि जो हमारे दर्शक हैं और हम सब उससे लाभ उठा सकें। आपका बहुत बहुत स्वागत। फाल्गुन पटेल जी, गुजरात अहमदाबाद से। नमस्कार माननीय एसपी गुप्ता जी, माननीय सुनील मानसिंगा जी, गोपाल जी और सभी जुड़े हुए हैं, जो डॉक्टर डीके सदाना जी, सभी पार्टिसिपेंट जो है। आज का जो विषय है A2 गाय का दूध, तो काफ़ी चर्चा हो चुकी है, पर मैं खास करके आयुर्वेद के संहिता ग्रंथों में, आयुर्वेद में गाय के दूध के बारे में, और यहाँ जो गाय का दूध है वो देशी गाय का दूध है, जो अपनी भारतीय नस्ल का दूध, गाय का दूध है, तो उसके क्या गुण है, उसके क्या लाभ है संहिता में, और वो प्रैक्टिकल मेरे एक्सपीरियंस में क्या मिले है, उसके बारे में मैं ज़्यादा आज बताने की कोशिश करूँगा। तो आपका स्वागत है। हाँ, नमस्ते। तो गाय के दूध की जो बात की गई है, तो सबसे पहले गाय के दूध का जो वर्णन आयुर्वेद में मिलता है उसमें लिखा है कि गाय का दूध जो है अथ गव्यम तु जीवनीयम रसायनम की बात आती है, यानी गाय का जो दूध है वो जीवनीय है और रसायन है, ऐसी बात है।
यानी जीवनीय की बात जो आती है, तो जीवनीय क्या है? जो जीवन शक्ति को बढ़ाने वाली चीज है, उसमें सबसे बढ़िया कोई चीज है, लाइफ को बढ़ाने वाली कोई जो चीजें है, जो आहार है, उसमें सबसे अच्छा कोई आहार है तो वो गाय का दूध है, और उसको आयुर्वेद में जीवनीय माना गया है। इससे ये भी लिया जा सकता है कि जो लोग गाय का दूध नहीं पीते, देसी गाय का दूध नहीं पीते, उनकी जीवन शक्ति कम रहती है। यानी आज काफी ऐसे हमारे पास दर्दी भी आते जो मोटापे के शिकार होते, जो लोग कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी वाले होते, वो लोग एक ऐसी समझ रखते थे कि गाय का दूध नहीं पीना है, गाय का घी नहीं खाना है, दूध घी नहीं खाना है, बिल्कुल वो छोड़ देते हैं। पर आयुर्वेद मानता है कि गाय का दूध वो जीवन को बढ़ाने के लिए, आयुष्य को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज है, परम जीवनीय है। तो जीवनीय की यहाँ जब बात आती है तब रसायन की भी बात कही गई कि गव्यम तो जीवनीयम रसायनम। तो रसायन क्या है? तो रसायन वो चीज है जो हमारे शरीर में रस रक्त जो धातु है, सप्त रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, इन सातों धातुओं को ठीक तरीके से कैसे शरीर में बनाए रखती है, और उसके ये गुण के कारण वो शरीर में ओज को बढ़ाने वाली हो जाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली हो जाती है। तो खास करके गाय का दूध जो है वो रसायन कहा जाता है, वो शरीर में सभी धातुओं को बढ़ाने वाला है। और रसायन के साथ साथ आगे बात आती है कि गाय के दूध में 10 प्रकार के गुण का भी वर्णन आता है। तो 10 प्रकार के गाय के दूध में कौन कौन से गुण होते हैं, तो उसकी भी बात है। तो शास्त्र में लिखा है कि गाय का जो दूध है वो स्वादु गुण वाला है, यानी मधुर गुण वाला है। फिर लिखा है कि शीत गुण वाला है, यानी ठंडा है स्वभाव में, मृदु है, स्निग्ध है, और आगे जाके बहल श्लक्षण पिच्छिल गुरु मंद प्रसन्न, ऐसे 10 गुण गाय के दूध के बताए हैं। तो ये देशी गाय के ये 10 गुण मिले जाते। तो आगे बताया कि ये 10 गुण जो है वो ओज के समान है। और ओज क्या है? ओज यानी शरीर में शुक्र के बाद जो धातु बनती है, परम तेज रूप जो धातु है वो ओज है। और हम कहते हैं कि इसका ओज, उसकी आभा बहुत अच्छी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहते हैं कि मोदी साहब के ओज बहुत है, उसकी आभा बहुत जोरदार है, तो देखने से ही प्रभाव मिलता है। तो ओज ऐसी चीज है जो शरीर में सभी धातु ठीक तरीके से बनती है, उसके बाद शरीर में जो बनने वाला परम तत्व, परम धातु है वो ओज धातु है। तो गाय के दूध के गुण ओज धातु के गुण से बिल्कुल मिलते हैं, यानी जो गाय का दूध पिएगा उसका ओज बढ़ेगा, ऐसा आयुर्वेद में वर्णन है। तो इसीलिए ओज बढ़ाने के लिए गाय का दूध महत्व का है। अभी ओज क्यों बढ़ाना है? तो आयुर्वेद कहता है कि शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ानी है। किसकी रोग प्रतिकारक शक्ति ज्यादा होगी? जिसके शरीर में ये ओज सबसे ज्यादा होगा। ओज नाम का परम धातु जो है, जिसके शरीर में सबसे ज्यादा प्रमाण में होगा, उसकी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा होगी। यानी जो लोग नियमित गाय के दूध का सेवन करते हैं उसका ओज ठीक से होगा, बढ़िया होगा, परम प्रमाण में होगा, और इसकी इम्यूनिटी हाईएस्ट होगी। आज गुजरात में गोपाल जी है और भी लोग हैं, हमें गुजरात में सबसे ज्यादा कोविड का काम पेशेंट अभी बढ़ रहे हैं। तो जो लोग गाय का दूध पीते हैं उन लोगों को इम्यूनिटी इतनी होगी कि उसके सामने ये असर नहीं करेगा। और कोविड जैसी बीमारी भी किनको ज्यादा असर करती है? कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको कोई सिम्टम, कोविड पॉजिटिव है फिर भी कोई सिम्टम नहीं मिलते, किसको बहुत कम माइल्ड सिम्टम मिलते हैं, किसी को मॉडरेट हो जाते हैं और किसी को सीवियर हो जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है कि जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उसको सिम्टम सबसे ज्यादा, उसकी इफेक्ट सबसे ज्यादा ऐसे वायरस की होती है। तो आयुर्वेद कहता है कि इम्यूनिटी बढ़ाओगे तो ऐसे वायरस भी यदि होंगे तो उसकी इफेक्ट आपके शरीर में नहीं होगी। और यहाँ गुजरात में हमने काफी, मेरा कोविड में काम था, मेरे कोविड मैनेजमेंट में भी सरकार ने आयुष विभाग में मुझे जिम्मेदारी दी थी, तो हमने काफी पेशेंटों में देखा जिनकी इम्यूनिटी अच्छी रही उनको ऐसे इन्फेक्शन नहीं लगे। तो इस इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गाय का दूध सबसे अच्छा है। अभी जब ये बात कोविड की चली है तो मुझे कहने में गर्व है कि गुजरात के आयुष विभाग ने पहली बार पूरे देश में पंचगव्य की जो प्रपोजल है उसको मंजूर किया। हमारे यहाँ एक रिसर्च कमेटी थी जिसमें पीएचडी के सब डॉक्टर थे, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और 12 लोगों की ऐसी हमारी कमेटी थी। चुनिंदा लोग थे, कोई रस शास्त्र में एक्सपर्ट था, कोई द्रव्य गुण में एक्सपर्ट था। उसकी कमेटी में अलग अलग प्रपोजल, आज तक हमारे पास काफी 200 से भी ज्यादा प्रपोजल आ चुकी है।
तो सभी प्रपोजल आई, उसमें पहली जो प्रपोजल हमें मंजूरी जिसको दी, तो वो पहली प्रपोजल हमारी रिसर्च की जो प्रपोजल थी कोविड-19 में काम करने वाली, तो कमिटी ने सबसे पहले मंजूरी दी, वो मंजूरी थी पंचगव्य की प्रपोजल को। हमारे डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया है और डॉक्टर हितेश भाई जानी है, उन्होंने एक पूरा एक अच्छा प्रोटोकॉल बना के रिसर्च का रखा था और उसमें सभी रेफरेंस भी रखे गए थे पूरे। तो कमिटी ने देखा कि एकदम साइंटिफिक एविडेंस था और उसके रिजल्ट भी मिलेंगे और संहिता में के सभी रेफरेंस थे कि आयुर्वेद में लिखा है कि श्वास काश में गौमूत्र सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, पंचगव्य इफेक्टिव है, उसके सभी रेफरेंस थे। तो हमारी कमिटी ने ये माना कि कोई भी चीज ये दुनिया में कोविड-19 में असरकारक हो सकती है तो ये पंचगव्य असरकारक हो सकता है और ये प्रपोजल को सबसे पहले मंजूरी दी जाए। तो हमने सबसे पहले गुजरात आयुष ने उसको मंजूरी दी और गुजरात में पंचगव्य का खूब काम बढ़ा। उसके बाद डॉक्टर गोपाल जी भी है हमारे, उन्होंने भी एक प्रपोजल रखी और गोपाल जी ने भी जो काम किया था कि हमारी गुरुजी कन्वर्टी बहुत अच्छा काम करती है, तो गोपाल जी ने गुरुजी के साथ गौमूत्र को मिक्स करके एक अच्छी प्रोडक्ट बनाई और भी उनकी अच्छी प्रोडक्ट थी पंचगव्य की, तो उनको भी मंजूरी दी गई और आज गुजरात में पंचगव्य का सबसे ज्यादा काम चल रहा है। तो पूरा साइंटिफिक एक काम हो रहा है। तो ऐसे पंचगव्य ऐसे वायरस में भी ज्यादा इफेक्टिव है। पर आज बात जब चल रही है पंचगव्य गौदुग्ध की, तो हमने हमारी जो आहार का चार्ट बनाया, हमने सभी कोविड हॉस्पिटल में आयुष डिपार्टमेंट की ओर से भी कौन सा आहार लेना उसका चार्ट भेजा। उसमें भी हमने लिखा कि गाय का दूध लेना है और उसमें भी हल्दी मिक्स कर दो और गोल्डन मिल्क बनाओ तो सबसे अच्छा है। गाय के दूध में हल्दी डालकर नियमित लोगे तो कोरोना पेशेंट में सबसे अच्छा होगा। और आज गुजरात की आयुर्वेद की गुजरात के जो कोविड के हॉस्पिटल में है, मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल में सभी दर्दी ये गाय का दूध हल्दी डालकर लेना शुरू किया है। काफी पेशेंट भी लेते हैं, पब्लिक टॉक भी काफी हुई, घर घर में आज ये हल्दी वाला दूध लिया जाता है। तो ये काफी इफेक्टिव और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी इफेक्टिव है। तो मैं फिर से आता हूँ कि ये गाय के दूध की जो आगे बात आयुर्वेद में बताई है, तो जीवनियम है, रसायनम है, ऐसे वो इम्यूनिटी बढ़ाता है, जीवन को बढ़ाता है। आगे सत क्षीण हितम की बात आती है। किसी को भी कहीं भी इंजरी होती है, कोई भी उसको घाव होता है, व्रण होता है, तो ऐसे सत हुए पेशेंट को ऐसे पेशेंट में उपयोगी कोई आहार है तो गाय का दूध है। तो उसका वो हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाता है। वो क्षीण हितम, क्षीण यानी जो क्षीण हो गया है, जिसकी धातुएं क्षीण हो गई है, जो दुबला है, क्रुश है, जिसके शरीर में बल नहीं है, उसके लिए सबसे हितकारी कोई चीज है तो वो गाय का दूध है। आगे बताते हैं कि मेध्यम यानी बुद्धि बढ़ाने वाले, मेधा को बढ़ाने वाले कोई भी चीज है, उसमें भी गाय का दूध को महत्व दिया गया है, उसको मेद्य माना गया है। यानी जो गाय का दूध नियमित लेगा उसकी बुद्धि भी अच्छी रहेगी। बल्यम की भी बात है, पूरे शरीर के बल को ये बढ़ाता है। स्तन्यकरम यानी जो माताओं को स्तन्य ठीक से नहीं आता, स्तन्य ठीक नहीं है, उसके स्तन को बढ़ाने के लिए भी गाय का दूध महत्व है। और आगे बात आती है सरम, यानी कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट होते हैं, कब्जियत के पेशेंट होते हैं, उनके लिए भी गाय का दूध बहुत ही उपयोगी है। ये सरम गुण वाला है, जिससे वो कब्जियत को दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। तो हमने प्रैक्टिस में काफी लोगों को गाय के दूध पे रहने का बताया है, उससे काफी अच्छा लाभ मिलता है। और उनसे आगे बात बताते हैं कि श्रम को दूर करना है। थकान है हमारे शरीर में, बहुत हमारे काम से थक गए, मानसिक रूप से भी थक गए और शारीरिक रूप से भी थक गए हैं, तो उसमें सबसे हितकारी कोई आहार द्रव्य है तो उसमें भी गाय के दूध को माना गया है। भ्रम यानी चक्कर आना, जो हम बताते हैं, इसमें भी गाय का दूध। और खास करके मैं बताऊंगा जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, उसको सिर दर्द रहता है और चक्कर जैसा भी लगता है, तो ऐसे हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में भी वो यदि नियमित गाय का दूध लेते हैं तो उसका पित्त का शमन होता है, उसके वायु का शमन होता है और इनसे उसका हाइपरटेंशन, उसका उच्च रक्तचाप, हाई बीपी भी कम हो जाता है। तो ब्रह्म में भी ये बहुत अच्छा है। फिर मद यानी ठीक से बुद्धि का काम नहीं करना, तो उसमें भी ये काम करता है। और जो अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, जो ऐसे चीजें, अल्कोहल के अलावा भी जो ऐसे व्यसन है उसका ज्यादा सेवन करते हैं, इसकी वजह से उसकी उष्णता, तीक्ष्णता की वजह से शरीर में कमजोरी आ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट में भी एक गाय का दूध बहुत उपयोगी है और बहुत कल्याणकारी माना गया है। अलक्ष्मी को दूर करने वाला, यानी लक्ष्मी प्रदान करने, यानी अच्छे गुणों को देने वाला माना गया है। आगे जो मैंने बात की कि श्वास काश यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो श्वास, दम की तकलीफ होती है, खांसी की तकलीफ होती है, उसमें भी गाय का दूध हिता हुआ है।
तो जो ये कोरोना की अभी जो बीमारी है उसमें श्वास का ये अस्थमा की तकलीफ मेन मानी जाती है, खांसी भी उसमें कभी गला भी पकड़ जाता है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा गाय का दूध है। उसमें भी हल्दी मिक्स कर देते तो और बेनिफिट उसका मिलता है। आगे तृषा को दूर करने वाले, जिनको बहुत प्यास लगती है और क्षुधा जिनकी कम है, जिनको भूख कम लगती है, उसके लिए भी पचने वाली कोई चीज है तो वो गाय का दूध है, तो उनके लिए भी ये हितावह है। और जिनको बहुत क्षुधा रहती है, अति क्षुधा के पेशेंट है, उनके लिए भी गाय के दूध पे रहना हितावह है, तो क्षुधा में भी ये उपयोगी है। बात आती है जीर्ण ज्वर की, कि जीर्ण ज्वर क्या है कि पुराना जो बुखार शरीर में रहता है, काफी पेशेंट आते हैं 2-2, 3-3 साल से उनके शरीर में बुखार रहता है, हर रोज वो पैरासीटामोल लेते हैं या कोई एलोपैथी की दवाई लेते हैं, जिससे के कारण बहुत ही साइड इफेक्ट होने की संभावना रहती है। पर ऐसे जीर्ण ज्वर के पेशेंट की गाय का दूध अच्छी दवाई है। उनको हम सिर्फ गाय के दूध पे रखते हैं, उबाला हुआ गाय का दूध, थोड़ा उसमें जरूर पड़े तो कुछ औषधियां मिक्स करवा देते हैं, तो उससे भी उनका जीर्ण ज्वर दूर हो जाता है। तो जीर्ण ज्वर को दूर करने के लिए भी ये गाय का दूध अच्छा है। आगे मूत्रकुच में भी ये काम करता है ऐसा गाय। मूत्रकुच क्या है कि पेशाब ठीक से नहीं होना, कम होना, रुक रुक कर होना, ऐसी जो तकलीफ पेशाब की होती है, उसमें भी ये गाय का दूध उस तकलीफ को ठीक करने वाला है, उसमें भी हितावह माना गया है। रक्त पित्तम च नाशयेत, ऐसी बात बताई है, यानी रक्त में पित्त बढ़ जाने से रक्त पित्त नाम की बीमारी होती है, या आज के समय में कहे तो रक्त की जो भी बीमारियां है, रक्त बिगड़ने से जो जो बीमारी होती है और पित्त बिगड़ने से जो जो बीमारी होती है, उन सब में गाय का दूध हितावह है। वो रक्त और पित्त के ऐसे विकारों को दूर करता है और बहुत ही शरीर के लिए हितकारी है। तो ये गाय के दूध की कॉमन बातें थी। गाय का दूध ऐसे खूब उपयोगी है, और हमने देखा है कि खास करके कब्जियत के पेशेंट में हम गाय का दूध देते हैं तो बहुत ही लाभ मिलता है, बुद्धि बढ़ाने में भी बहुत लाभ मिलता है। और गाय का दूध हर एक व्यक्ति ले सकता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी व्यक्ति उसका सेवन कर सकता है। जो आज भैंस के दूध के सेवन की बात चली है, तो भैंस का दूध आयुर्वेद में कहाँ बताया है, तो भैंस का दूध निद्रा कर बताया है। अनिद्रा के पेशेंट को, यानी जिसको नींद नहीं आती है, ऐसे दर्दी को, ऐसे व्यक्ति को लेना है तो भैंस का दूध लेना है। वो तमोगुण को प्रकोपित करने वाला है, यानी वो तम को बढ़ाता है, सत्व को नहीं बढ़ाता। तो जिनको नींद नहीं आती उनको तम गुण बढ़ेगा तो नींद आएगी। तो ऐसे दर्दियों में सिर्फ भैंस का दूध लेना है, बाकी हर रोज नियमित सेवन में देसी गाय का दूध ही लेना है, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। आयुर्वेद में कहा है जहाँ दूध की बात है और उल्लेख नहीं है, तो जहाँ सिर्फ दूध की बात है वहाँ दूध से गाय का दूध समझना है, जहाँ सिर्फ घी की बात है वहाँ घी से गाय का घी समझना है, और दधी की बात है वहीं भी गाय का दधी की बात होती है। यानी गाय के दूध, दही, घी और पंचगव्य की सभी चीजों का आयुर्वेद में खूब वर्णन है। और आयुर्वेद मानता है कि ये देशी गाय का दूध, घी और ये पंचगव्य शरीर को रसायन करने के लिए, जीवनीय शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे श्रेष्ठ है। तो इसका नियमित सेवन करना चाहिए। और भी काफी रोग है जिसमें हम इसका उपयोग करते हैं। खास करके आपको पता होगा कि एसाइटिस, जलोदर के दर्दी होते हैं जिनके पेट में पानी भर जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको पानी देना बिल्कुल बंद कर देते हैं। हमारे चिकित्सालय में ऐसे पेशेंट को दाखिल करते हैं और सिर्फ गाय के दूध के ऊपर ही रखते हैं। तो ऐसे दर्दियों को महीने 2 महीने में हम सिर्फ गाय के दूध पर रखकर और कुछ औषध देकर उसके जलोदर को, उसके एसाइटिस को हम दूर करते हैं। और ऐसी बीमारियों में भी गाय का दूध इफेक्टिव रहता है। काफी रोगों में गाय के दूध की बात है। जहाँ प्रमेय प्रकरण आता है, यानी डायबिटीज का प्रकरण आता है, वहां पे भी लिखा है कि दूध लेना है तो गाय का लेना है, भैंस का नहीं लेना है, और दूध नहीं लेने हैं, तो वहां पे भी गाय के दूध का वर्णन आता है। तो ऐसे काफी रोगों में, काफी बीमारियों में गाय के दूध को आयुर्वेद ने महत्व दिया है। आयुर्वेद के ग्रंथकार चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय वगैरह के जो हमारे आचार्य है, लेखक है, उन्होंने भी इसको खूब महत्व दिया है। और ये स्वयं सिद्ध है कि जो संहिता का शब्द प्रमाण है उसको भी मानना चाहिए। प्रत्यक्ष भी हमें ये देखने को मिलता है कि जिन्होंने गाय के दूध का सेवन करते वो स्वस्थ होते हैं, और उसके गुणों को देखकर अनुमान से भी ये सिद्ध होता है कि ये ऐसे रोगों में काफी इफेक्टिव होगा। तो सभी प्रमाण बताते हैं कि गाय का दूध शरीर के रसायन को, कर्म को बढ़ाने के, जीवनीय शक्ति को बढ़ाने के लिए खूब उपयोगी है। तो इसका नियमित सेवन करना चाहिए, और बुद्धिशाली व्यक्ति को इसका सेवन हर हमेश करना चाहिए, उसको पथ्य के रूप में सेवन करना चाहिए। तो ये कुछ बातें मैंने शास्त्र में जो गाय के दूध के बारे में बताई है
उसकी बताई थी। हमारे आयुर्वेद में पंचकर्म में खास करके गाय के दूध को बहुत उपयोग हम करते हैं और पंचगव्य की प्रक्रिया में हम गाय के दूध की बस्ती भी देते हैं। मेरा विषय पंचकर्म है, उसका भी मैं एक्सपर्ट हूँ। तो हम गाय के दूध की कुछ औषध मिला की बस्तियां देते हैं, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस, कमर की तकलीफ, सांधों की तकलीफ और खास करके जिनके हड्डी टूट गई है ऐसे पेशेंट में भी हम उससे रिजल्ट लेते हैं। तो गाय का दूध वहां पे पंचकर्म में भी हम यूज करते हैं, कवल गंडूस के लिए भी उसका यूज होता है। तो ऐसे काफी रोगों में हम शिरोधारा करते हैं, तो शिरोधारा करने में भी गाय का दूध का उपयोग करते हैं। तो ऐसे काफी जगह पे हमारी चिकित्सा में भी गाय का दूध यूज होता है। तो ये बहुत ही उपयोगी औषध है, बहुत ही, और सभी संहिताकारों ने, सभी हमारे ग्रंथकारों ने उसका वर्णन किया है और उसको महत्व का आहार माना गया है। तो इतनी बात कह के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल साहब आपका। आपने संहिता के आधार पर जो हमें दूध की जानकारी दी है, जीवनीय है, ओज से इम्यूनिटी बढ़ती है, बहुत ही अच्छी जानकारी आयुर्वेद के आधार पर हमें देने के लिए। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कामधेनु गोधाम एवं आरोग्य संस्थान की अध्यक्षा शशि गुप्ता जी। शशि गुप्ता जी जो कि ग्राउंड लेवल पर सभी गव्यों के साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छा इनका अनुभव है। हम चाहेंगे कि 5 मिनट के लिए माननीय शशि गुप्ता जी हमें अपनी गौशाला में जो कार्य कर रही हैं उसके हिसाब से आज के गव्य थाक A2 मिल के बारे में जानकारी प्रदान करें। और उनका वीडियो ऑन नहीं है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो अपना वीडियो भी ऑन कर लें। माननीय शशि गुप्ता जी, क्या आप मेरी आवाज सुन रही हैं? हेलो। किन्हीं कारणों से शायद शशि गुप्ता जी के साथ हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। अभी हमें फाल्गुन पटेल साहब ने बताया कि उन्होंने कोविड के जो रमेश कांडपाल जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, रमेश कांडपाल जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं। वैद्य साहब, आपने जो अभी कोविड वाली बात हमें बताई है उससे मुझे ये ध्यान आ गया, बहुत कम लोगों को पता है कि जो वैक्सीन शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है और ये जो शब्द से आया है उसका अर्थ ही गाय है। क्योंकि जो सबसे पहले जो काउपॉक्स का जो इंजेक्शन बना था, तो आज अगर हम कहते हैं कि गाय के साथ अगर रहते हैं तो वायरस नहीं आएगा, लेकिन हम देखें तो इसी आधार पर बना था कि जो गाय के पास रहने वाले ग्वाले थे उनको ये बीमारी नहीं थी। तो इसीलिए जो पहला वैक्सीन बना, वैक्सीन अर्थात लैटिन भाषा के शब्द वका जो कि गाय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कोविड का जो है, कोविड पेशेंट के लिए भी हमारा जो ये जानकारी है और आपके जो वो लाभकारी साबित हो रही है गुजरात में। शशि दीदी से अनुरोध है, हमारे अशोक कुमार यादव जी, कृपया शशि जी को आप जोड़ने की कृपा करें। अशोक कुमार यादव जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जो और मेहमान जुड़े हैं, कोई अगर 2 शब्द कहना चाहेगा। कर्मा ब्रदर्स के नाम से हमारे साथ एक मेहमान है, मैं उनका नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ। कर्मा ब्रदर्स लिखा है। यदि आपके कोई प्रश्न हो या आपका कोई 1 मिनट में कोई संक्षिप्त अनुभव हो आज के गव्य को लेकर, तो आपका स्वागत है। हेलो। हाँ जी, और आप अपना परिचय भी दे दें क्योंकि आपका नाम कर्मा ब्रदर्स के नाम से आ रहा है। मैं तो रमेश कांडपाल बोल रहा हूँ। तो आपका रमेश कांडपाल जी, फिर तो आपका तो ये अनुव्रत व्यास दिल्ली से जुड़े हुए हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें बहुत देर तक दिखाई नहीं दिए क्योंकि ज्यादा लोग होने की वजह से। नहीं, मैंने पूरा सबका सुना जी, सबका सुना मैंने। आपका बहुत बहुत स्वागत है रमेश कांडपाल जी। बहुत बहुत आप तो हमारे मुख्य वक्ताओं में से, आप भी अपने अनुभव साझा कीजिए। जी, अनुभव तो यह है कि इस वर्ष जो कोरोना महामारी आई और उसमें मैं भी सम्मिलित था और उसका श्रेय
उसको ठीक करने का श्रेय आदरणीय गुप्ता सर को जाता है। अस्वस्थ आप हो तो गया हमें बहुत अच्छी जानकारी दे सकते हैं जी। मैं उससे अस्वस्थ हो गया था और मैंने बड़े मनोयोग से बड़ी साधना की 1 महीने तक, और इस अवसर पर सर ने मेरे लिए गाय का दूध उपलब्ध कराया कामधेनु गोधाम से, और मैंने नियमित दूध लिया तो मुझे किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और क्योंकि गाय का दूध जो संजीवनी है, और संजीवनी तो संजीवनी होती है, वो सारे रोगों को मुक्त करता है, तो उससे हम मुक्त हुए अपने गाय के दूध से। उसका बहुत लाभ प्राप्त हुआ, और जितने भी हमारे अग्रज लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं, उन्होंने जो इसके संदर्भ में बताया है, उसके जो फायदे बताए हैं, तो निश्चित ही जो गाय का दूध है वो संजीवनी का काम करता है, वह रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाता है। और मेरी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति अपने कामधेनु गोधाम की हमारी जो गायें हैं उनके द्वारा मेरी बढ़ी। और सर ने चाहे गोमूत्र हो और उसका अर्क हो और आदि आदि चीजें, और सर ने उसकी जो हम धूनी में डालते हैं, और गाय की जो इसके गोबर के जो उपल है वो भी भेजे, तो उसका मैं हवन भी किया। तो एक साहब आपने कैसे कैसे उपयोग किया, थोड़ा सा हमें, समय तो कम है लेकिन मुझे लगता है कि सभी लोग इसे सुनना चाहेंगे, आप संक्षेप में बताएं कि कैसे कैसे आपने उपयोग किया है। उसकी हवन सामग्री पूरी तैयार कर ली गई, उसमें घी भी डाला, और इसके जो उपल थे उनको जला करके तो घर का वातावरण बड़ा पवित्र कर दिया। 1 महीने की ऐसी साधना हुई कि बहुत आनंद आया, और वो गौ माता की कृपा से हम रोग मुक्त हो गए। और उसका फिर बहुत सारा कार्य हमने अलग अलग क्षेत्रों में भी किया। और ये गाय की दूध की जो उपयोगिता है, इसमें कितने फायदेमंद है, जैसे सर ने, हमारे पूर्व वक्ता सर ने बताया, सभी ने बताया, तो गाय का दूध अमृत है, और यदि इसको लें तो सभी रोगों से मुक्ति मिल सकती है, और वह होनी चाहिए अपनी स्वदेशी गाय ही। और जो स्वदेशी गायें हैं हमारी, चाहे वो पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत में जहां भी हैं, उनकी उपयोगिता है। इसके संवर्धन के लिए आदरणीय गुप्ता जी जैसे महानुभाव, शशि गुप्ता जी जैसे मार्गदर्शक इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो निश्चित ही हम लोगों को इस दिशा में और प्रयास करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए इसके संदर्भ में। और जितनी भी एनजीओज हैं, जितने भी हमारे हजारों लोग कार्यकर्ता हैं, यदि हम इस दिशा में कार्य करें तो हम अपने भारत को समृद्ध बना सकते हैं, और दुनिया को ये संदेश दे सकते हैं कि गाय जो एक हमारी माँ है, जो हमारी माँ हमको दूसरी माँ को सुपुर्द कर देती है, और फिर वो हमारा जीवन पालन करती है गाय। तो हम ऐसी माता का प्रचार प्रसार भी करें, और उसके संवर्धन के लिए, उसको अच्छा, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसका स्वास्थ्य भी तो बहुत जरूरी है, उसके लिए कार्य करें। और इस दिशा में आदरणीय गुप्ता सर ने हम लोगों को बड़ी प्रेरणा दी है, उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और गाय के बारे में तो जब हम कामधेनु गोधाम जाते हैं तब हमको और ज्यादा बृहद रूप से मिलती है। तो मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना महामारी में यदि गाय का दूध लोगों को उपलब्ध हो जाए तो व्यक्ति रोग से मुक्त हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो जो भी सुन रहे हैं वह लोगों को संदेश दे सकते हैं कि गाय का दूध इसमें अमृत है, और हल्दी डाल के उसका यदि सेवन किया जाए तो बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। और इस दिशा में कामधेनु गोधाम भी जो कार्य कर रहा है, उसके लिए आदरणीय शशि गुप्ता जी और आदरणीय एसपी गुप्ता सर भी बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि सर ने जितने लोगों को उनको जानकारी मिली, उन्होंने घर घर पहुंचा करके दूध को लोगों को स्वस्थ करने के लिए बहुत महनीय कार्य किया है। इसलिए मैं सर के प्रति तो बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। माननीय शशि गुप्ता जी, अध्यक्षा कामधेनु गोधाम एवं आरोग्य संस्थान, हमारे साथ जुड़ गई है। शशि दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आपको मेरी आवाज आ रही है सुमिंदर जी? बिल्कुल, आवाज भी आ रही है और आप हमें दिखाई भी दे रहे हो। अच्छा, सबको नमस्कार। अभी हमने सब लोगों से बहुत अच्छा मार्गदर्शन लिया, बहुत ज्ञानवर्धन हुआ हमारा। सुनील जी, गोपाल जी और पटेल जी और कानपाल जी तो मार्गदर्शन हम रोज ही लेते हैं, पर आजकल हम सभी से मार्गदर्शन ले रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो मेरे लिए वैसे तो बोलने को कोई ज्यादा कुछ नहीं है, पर मैं थोड़ा सा अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहूंगी। जैसे गुप्ता जी ने बताया था कि दूध की टकोर का बहुत फायदा होता है, जो हमने यहाँ पे ट्राई किया। जैसे कि किसी को अनिद्रा का रोग हो,
तो निद्रा के रोग में अगर हम दूध की टकोर उसकी टांगों पे और उसके सिर पे करें तो यह निद्रा का रोग दूर हो जाता है। और जैसे किसी को तेज बुखार हो, जैसे हम बर्फ की पट्टियां करते हैं, बर्फ की पट्टियों से भी जल्दी दूध की टकोर करने से लाभ होता है। और इसी तरह से जैसे निमोनिया हो, हृदय की धड़कन बढ़ी हुई हो, तब भी दूध की टकोर बहुत लाभकारी है। अब मैं बताना चाहूंगी कि कुछ लोग ये जानना चाहेंगे कि दूध की टकोर की कैसे जाती है। किसी भी सूती कपड़े में गाय का कच्चा दूध, उस कपड़े को उसमें डिबोकर निचोड़ लेते हैं और इतना निचोड़ते हैं कि वो बहे ना, और उसके ऊपर फलालैन की पट्टी रख दी जाती है। तो उससे वो उसमें गर्मी बनी रहती है फलालैन की पट्टी रखने से, और जो दूध का ठंडापन है वो भी बना रहता है और उसकी गर्मी भी बनी रहती है। तो उससे बहुत लाभ होता है। आप 2-3 घंटे के बाद अगर चाहें तो आप उस पट्टी को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जैसे जैसे रोग होता है उस रोग के हिसाब से कम या ज्यादा की जा सकती है। तो और एक बात मैं और कहना चाहूंगी, क्योंकि समय बहुत हो गया है, मैं ज्यादा ना कहते हुए, जैसे सिर दर्द में ये उपचार बहुत ही लाभकारी है। जिन लोगों को आधा सीसी का दर्द है या पूरे सिर में दर्द है, तो सिर में ये अगर आप प्रयोग करें तो उसमें बहुत लाभ होता है। क्योंकि सिर का दर्द बड़ा कॉमन है आजकल, तो बहुत बच्चों में भी सिर दर्द होता है। तो ये आप सब लोग यहाँ जो भी हैं इसको ट्राई कर सकते हैं अपने पेशेंट्स पे। और एक चीज में और जो हमने यहाँ पे अनुभव किया कि गाय को आप बीमारी के हिसाब से, जैसे सपोज डायबिटीज के लिए आप गाय के दूध को प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसको गाय को वही चीजें खिलाएं जो डायबिटीज में लाभकारी होती है। जैसे आप जामुन के फल खिलाएं, जामुन के पत्ते खिलाएं, जामुन का रस निकालकर, ऐसा भी अवेलेबल हो उस समय में अगर आप गाय को खिलाते हैं, तो उसके दूध का प्रयोग आप करते हैं, उसके घी का प्रयोग करते हैं, तो आपकी डायबिटीज ठीक होगी। इसी तरह से कोई और बीमारी है, बीमारियों की डिटेल ना बता के आप समझ सकते हैं जिस जिस बीमारी में जो जो जड़ी बूटी जरूरी है वो ही अपनी गाय को खिलाए और उसके दूध और घी का प्रयोग करें। हमने एक प्रयोग किया कि शशि दीदी से हमारा संपर्क टूट गया है। कामधेनु को धाम एक ऐसे स्थान पर है जो पूरे भारत का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है, मेवात। और वास्तव में हृदय की गहराइयों से धन्यवाद के पात्र हैं माननीय गुप्ता जी एवं शशि जी, क्योंकि एक ऐसे स्थान से ये संचालन करना, वो चाहते तो कहीं भी अपने जो जीवन है वो अपना जीवन यापन एक रिटायरमेंट के बाद कर सकते थे, परंतु वो एक ऐसी जगह से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी है। और ये जो सिग्नल का बार बार कटना है, ये भी शायद एक कारण है कि एक ऐसे इलाके में रहकर गाय की सेवा करना जहाँ लोग जाने से सोचते थे कि यहाँ हम क्यों जाएं। तो मैं आशा करती हूँ शशि दीदी अगर हमारे पास जुड़ पाई, और अगर नहीं जुड़ पा रही हैं तो हमें इनके विचार तो सुनने को मिलते रहेंगे और हम इनके जो शेष विचार हैं अपने अगले कार्यक्रम में आपके सामने रखेंगे। और सभी समाज सेवियों का, सभी गौ भक्तों का, सभी पशु प्रेमियों का, सभी दर्शकों का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगी। एक बार धन्यवाद करने के लिए मैं माननीय एसपी गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ। मैं सभी आदरणीय जितने आज महानुभाव जुड़े हैं, इतना ज्ञानवर्धन हुआ है, और मैं विशेष तौर से डॉक्टर DK सदाना जी जिन्होंने इतना विस्तार से आज और इतना ज्ञानवर्धन किया और लोगों को जानकारी दी। मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, लोग बहुत लोग उसमें बड़े उससे उत्साहित हुए हैं उनकी जानकारी से। इसी प्रकार हमें उनका आगे भी साथ मिलता रहेगा। सुनील मानसिंगा जी जो हमेशा ही हमारे से इतना ज्ञानवर्धन और इतना आशीर्वाद है इस गोधाम को, इन्होंने भी आज इतनी मतलब स्पष्ट रूप से जान किसी चीज को लाना, ये बहुत बड़ा गुण है इनमें। बिना किसी हेजिटेशन के इन्होंने जो लोगों पर चर्चा की, बताया उसके बारे में। विशेष तौर से जो
बाहरी शक्तियां और जो मल्टीनेशनल कंपनी जो दूसरे हमारे ऊपर छाए हुए हैं उसके बारे में इन्होंने थोड़ा इशारा किया, वो बहुत जरूरी था। और गोपाल जी जो इन्होंने गांव-गांव में घूमकर जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इन्होंने मेरे से भी चर्चा की थी कल। मैं इनसे अनुरोध करूंगा भी इसकी जो जानकारी है वो हमें भेज दें, हम उसका प्रचार करेंगे और उसको अपने यहाँ उसको आगे से आगे बढ़ाएंगे। उसके तो एक बहुत अच्छा अभियान है और हमारा तो ये लक्ष्य है, हम तो इसको मान के चल रहे हैं भी कैसे हम आत्मनिर्भर बने, कैसे गौ माता को वही स्थान मिले जो जिसकी जरूरत है। और वैद्य पटेल जी जो इतने अच्छा काम कर रहे हैं, और वो तो आपकी जानकारी के लिए क्यों जो माननीय गवर्नर साहब हैं वहाँ के, उनके साथ भी जुड़े हुए हैं, उनके भी ये चिकित्सक हैं वहाँ पर। तो इसी प्रकार अपने जो है रमेश कांडपाल जी जो पीड़ित हुए कोरोना के, उन्होंने कामधेनु की कृपा हुई और उन्होंने बड़ा अच्छा इसमें बड़ा हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे हैं। तो उससे हमें भी अनुभव हुआ भाई गौ माता में कितने गुण हैं। दुग्ध में इन्होंने वही यूज किया, कहीं हॉस्पिटल में नहीं गए वो, और उसका इतना फायदा हुआ इनको, और हमें इसका बड़ा उत्साह हुआ, हमें वर्धन, और लोगों को फिर दूसरे लोगों ने भी यूज किया। कुछ लोग फिर उससे प्रभावित होकर वो हॉस्पिटल नहीं गए और वो ठीक हो गए। ऐसे ऐसे मतलब चमत्कारिक जो हैं वो प्रयोग हुए हैं। तो मैं आप सबका जिन्होंने आज ये इतना अच्छा हमें ज्ञानवर्धन किया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह जुड़े रहेंगे। और अगला जो गव्य है हम वो घृत लेकर आएंगे, उस पर भी कोई किसी प्रकार की जानकारी होगा तो वो उसमें करेंगे। एक बार फिर सबका धन्यवाद, नमस्कार। सबको प्रणाम, सबको ये धन्यवाद, बहुत अच्छा और संचालन। हम मिलते हैं इसी बहुत धन्यवाद जी। इसी समय और शुक्रवार के दिन और एक अगले गव्य के साथ। बहुत नमस्कार। खूब खूब धन्यवाद, बहुत नमस्कार सुप्रिया जी, नमस्कार जी। मैंने आपको लिंक भेज दी है, वो आप शेयर करके आगे वो मूव कर सकते हैं। और एक छोटा खुशी का समाचार बता देता हूँ, लगभग ये 5 साल का R&D लगभग 8-10 रोगों में 90% सक्सेस रेशियो है। 10 प्रकार के घृत बनाते हैं, दस्तमा, दमा, बैक पेन, नी पेन, हेयर फॉल, मासिक धर्म के बहनों के प्रश्न, ब्रोंकाइटिस, सर्दी, कफ और बुखार, और बहुत ही वो GMP लाइसेंस के साथ कार्य कर रहे हैं। आप सभी आएंगे तो कुछ हम सबको आमंत्रित करता हूँ, जरूर पधारें और मिलके आगे बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। ये खुशखबरी सुनाने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद फाल्गुन भाई, धन्यवाद सभी। हाँ जी, धन्यवाद, नमस्कार।